मोहम्मद फारूक नजर अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 17 जमादुस्सानी है, 9 जनवरी और पीर की शाम हमारा सेगमेंट होता है। आज शाम तक हफ्ते भर की जो खबरें हैं उस पर बात होगी। मेरे साथ साथी मेजबान हैं आगा सैयद अली मूसवी वीडियो लिंक पे, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में, अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जनीवा में पाकिस्तान में जो सैलाब थे उसकी इमदाद के लिए, मुतासरीन की इमदाद के लिए एक कॉन्फ्रेंस जारी है और उसमें फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए $10 बिलियन से ज़ायद की इमदाद का ऐलान हुआ है। और सऊदी अरब का भी इसमें $1 बिलियन है, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है और दीगर जो बैंकों की तरफ से ये प्लेज किया गया है। इस पे यकीनन एक काबिल इत्मीनान चीज़ है, लेकिन क्या वाक़ई, अल्लाह करे, दुआ तो यही है कि ये जो इमदाद का ऐलान किया गया है, उन तमाम जो मुतासिरीन सैलाब हैं, उन तक ये रकूम पहुँचे। लेकिन जब हम ऐसे सानियात जो पास्ट में हुए उसकी ज़िक्र सुनते हैं, उनकी इमदादों का ज़िक्र सुनते हैं, उनमें घपलों का ज़िक्र सुनते हैं, तो फिर अब भी ये मामला जो है वो ख़ारिज-ए-इम्कान नहीं है। इसके अलावा मुल्क चलाने वालों की जो गलतियाँ हैं उस पर बात हो रही थी और इसी को हम कंटिन्यू भी रखेंगे कि इस वक़्त जो नया साल इसका आगाज़ हो चुका, 9 दिन भी गुज़र गए तकरीबन। अब मुल्क को चलाने वाले इसको किस तरह चलाने का एक तहिया कर रहे हैं। आया इलेक्शन का जो डिमांड किया गया पीटीआई की तरफ से, वो मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएँगे, या अब ये मामला अक्टूबर तक जाएगा या सितंबर तक जाएगा, या टेक्नोक्रेट्स के हवाले से कुछ बात पिछले हफ्ते हो रही थी, वो फिलहाल तो दबी हुई है। लेकिन पाकिस्तान में आइंदा दिनों में क्या हो सकता है, इसमें भी मौसी भाई हमारे साथ होंगे। और फिर 15 जनवरी को जो कराची में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान हुआ है, अभी तक एमक्यूएम की तरफ से नई हल्का बंदियों की उसकी जो एक कुछ उसमें तब्दीलियों की बात हो रही थी, मुतालबा था, वो मुतालबा मौजूद है। लेकिन क्या ये इलेक्शन जो है वो एमक्यूएम या उसके जो धड़े जिनकी कोशिश की जा रही है इकट्ठे हों, वो इकट्ठे होके लड़ने में कामयाब होंगे? दोबारा मेयर कराची बनने में वो कामयाब होंगे, या बिलावल भुट्टो साहब के बकौल कराची के जो मेयर हैं वो पीपल्स पार्टी से ही होंगे? तो ये आज की अहम खबरें हैं। तो मुसीब भाई, पहले तो सैलाब ज़दगान की जो इमदाद के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिनीवा में, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वफ़्द जो है वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और जो वुज़रा समेत जिनीवा पहुँचा है। और अभी भी अगर पाकिस्तानी देखें तो ये एक हौसला अफ़ज़ा मामला हुआ कि कम से कम जो एक साख थी पाकिस्तानियों की कि जो इमदाद दी जाती है, वो इस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती। फिर भी पाकिस्तान को $10 बिलियन का जो ऐलान किया गया है, और इसमें एज़ ए पाकिस्तानी क्या तसव्वुर करते हैं कि इस इमदाद को कैसे खर्च होना चाहिए? और जो इमदाद देने वाले ममालिक हैं, क्या वो अपने भी कुछ ऐसे क्या कहते हैं कि कुछ वॉच एंड सी वाला कोई मामला रखेंगे कि वाक़ई उनका जो पैसा है, वो मुतासिरीन तक पहुँचेगा? जी, मुसीबत। बिल्कुल, देखिए ज़ाहिर बात है कि जो मौजूदा हुकूमत है या इससे पहले हुकूमतें आई और ज़लज़ले आए, आफ़तें, आसमानी आफ़ात आई, उसमें ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप चेक करें तो मीडिया के मुताबिक जो हमारा लोकल पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट करता है, उसके हवाले से सिर्फ़ नुमाइशी इक़दाम तो नज़र आते हैं, मगर कोई मज़बूत प्लानिंग के साथ और मुस्तैक़ीन के साथ जो है वो चीज़ें तमाम डिस्ट्रीब्यूट होती हुई नज़र नहीं आती है। तो अब जो ममालिक इमदाद दे रहे हैं, उनके सामने भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर वो इमदाद दे रहे हैं तो यकीनन जिस तरह से आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं इस बात को सेकंड करूँगा कि उन्होंने कुछ ना कुछ इसका मैकेनिज़्म बना के रखा होगा कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है, उन्होंने किस तरह से इसको करीब से जो है वो इसके ऊपर नज़र रखनी है। ये तमाम चीज़ें होंगी जभी वो इमदाद दे भी रहे हैं, वरना ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है। तो इसमें कोई इसको वाज़े करके या कोई इस पर कोई सरप्राइज़िंग बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल बिल्कुल श सामने है सबके। जी हाँ। और इसमें अब देखते हैं, क्योंकि जो हमारे ज़्यादातर जो इलाका है वो सिंध ही में मुतासरीन, इससे हम देखते हैं कि अभी तक वो
जो घर बह गए और ज़मीनें जो है वो तकरीबन अभी काश्त के काबिल नहीं है, अभी भी वहाँ पे पानी है या उस किस्म की हंगामी सूरत-ए-हाल ही है, तो किस तरह से उससे उसको निकाला जाएगा? और यहाँ सबसे बड़ी अहम बात ये है कि पास्ट में ये सबसे बड़े खदशात हमारे हैं कि पास्ट में जब हमने देखा कि अरबों डॉलर पहले भी हमें इस किस्म की इमदादें मिली हैं, लेकिन इमदादी सामान भी हमने बाज़ारों में बिकते देखा है और इमदादी जो रकूम है, वो हमने देखा कि किस तरह से घपले हुए हैं और करोड़ों अरबों रुपए जो है वो खुर्द-बुर्द हो गए। तो ये सबसे अहम मामला है और आगे बढ़ते हैं कि इमरान खान का एक बयान था कि सियासी जो गेमिंग होती है, सियासी जमातों की तोड़-फोड़ होती है, इमरान खान ने कहा है कि वो खुदा के लिए इसको बंद किया जाए। तो आज वो यानी 1-2 रोज़ पहले ये खिताब कर रहे थे। तो इससे हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट का एक अमल दखल होता है, नई जमातों को तोड़ना और फिर नए महाज़ बनाना, नई जमातों को उसको अपनी लहर में लेके आना पाकिस्तानी सियासत में। तो अब पंजाब में ये सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब या वस्ती पंजाब में चौधरी सरवर हैं और जहांगीर तरीन हैं, अलीम खान हैं, उनकी भी बैठकें हो रही हैं। इवन चौधरी सरवर साहब जो हैं, वो साबका गवर्नर रहे हैं, वो मुलाकात हुई है उनकी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी। तो ये एक इंडिया है कि शायद वहाँ वस्ती पंजाब में दोबारा जैसे आपको लास्ट टाइम याद होगा, एक सूबा महाज़ की एक धड़ा बना था जिसके एमपीज़, एमएनएज़ वो पीटीआई में शमूलियत उन्होंने कर ली थी। और उसी तरह कराची में भी एक एमक्यूएम और पीएसपी ये तमाम जो धड़े हैं वो मुत्तहद होने की बातें हो रही हैं और कुछ बलोचिस्तान में जो बाप जो पार्टी है उनके भी कुछ अरकान जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ये जो सियासी जो गेम हो रही है, तोड़ फोड़ का जो सिलसिला है, आज की जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी जो बाजवा साहब की एस्टेब्लिशमेंट है उसमें तो वो साफ साफ इमरान खान उनसे कह चुके कि सब जो किया धरा है पाकिस्तान में रिजीम चेंज का वो एक शख्स उसका जिम्मेदार है और वो उसको बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी दोबारा ये सिलसिला जारी रहना तोड़ फोड़ का, तो मुझे तो ये लग रहा है कि अब कुछ ही अरसे के बाद अगर इलेक्शन ऐलान नहीं होते तो फिर वाज़े तौर पे शायद इमरान खान जो है, वो एक बार फिर मीर जाफ़र, मीर सादिक का वो मामला है, वो दोबारा शुरू कर देंगे। थोड़ा-सा एक स्पेस दिए जा रही है कि शायद जो नए जनरल आए हैं आसिम मुनीर साहब, वो उसमें कुछ बेहतरी लाएँगे और न्यूट्रल वाक़ई न्यूट्रल होंगे या इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। कुछ अरकान जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने कुछ ये बताया कि नहीं कुछ वो जो सख्तियाँ थी या जो फ़ोन आते थे, वो कम हुई हैं। मीडिया के ऊपर जो एक पाबंदियाँ थी कि इमरान खान या उनके जलसों को या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ है कम दिखाया जाएगा, उसको थोड़ा-सा जिसे कहते हैं हल्का हाथ किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो तोड़-फोड़ है पार्टियों की और जो इस किस्म की जो चहल-पहल है, ये एक ऐसा हमें इंडिया दे रही हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान से अब बिल्कुल टोटली बदज़न हो चुकी है, वो दोबारा इस किस्म का रिस्क नहीं ले सकती और जो हाल उन्होंने बाजवा साहब या पिछली एस्टेब्लिशमेंट का किया या जिस अंदाज तक वो पूरा एंड हुई है वो फ़िल्म, तो नए जो इस वक़्त जो भी करता-धरता एस्टेब्लिशमेंट में यकीनन सिर्फ़ एक शख्स से जाने के बाद वो सारा जो माइंडसेट है या जो भी एक सोच है एस्टेब्लिशमेंट की, वो तब्दील नहीं होगी, जिसको कहा जाता है ना बाजवा के बाकियात जो हैं या वो जो सोच है कि शायद इमरान खान से अब पक्की-पक्की जान छुड़ानी है, तो अब लग रहा है कि वो उसमें कोई तब्दीली हम नहीं देख रहे, ये जो तोड़-फोड़ है, ये जो चहल-पहल है। तो इसमें आपका क्या अंदाज़ा है और नाज़रीन आपके लिए टेलीफ़ोन लाइन्स खुल गई हैं, आप भी इस पर बात कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये हम कोई धूल जो मट्टी हम देख रहे थे पिछले साल फुल अपने अरूज पे थी, वो अभी तक हम बैठती हुई नज़र नहीं आ रही। जी। नहीं देखें वो एस्टेब्लिशमेंट की हमेशा कोशिश ये होती है कि अगर जमहूरी अंदाज में हुकूमत लाई जाए तो वो इस कदर कमज़ोर नहीं हो कि किसी एक के पास भी पूरे इख्तियारात ना हो। क्योंकि फिर वो अपनी जो है वो उनके कंट्रोल से वो बाहर होने शुरू हो जाते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर 4 सूबे हैं तो 4 हुकूमतें मुख्तलिफ हों और वो भी सब उसके अंदर भी कुछ धड़े हों जो उनको भी तंग कर रहे हों। तो नाम की बराए नाम हुकूमत हो और असल जो ताकत और क़ुव्वत हो वो उन्हीं के पास हो।
تو ابھی بھی یہی ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ہیں، نئے جو ہمارے سپہ سالار آئے انہوں نے کچھ بھی چیزوں کو ابھی تبدیل نہیں کیا ہے، تو وہ کیوں تبدیل کیوں کریں گے؟ وہ ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت کیا ہے ہوں، جب ان کے حساب سے ایک سیٹ اپ ہے، وہ ٹھیک چل رہا ہے، اس میں تھوڑا سا ریلیف دے دیں گے۔ ہاں، یہ ہو ہوں، سکتا ہے کہ تھوڑا سا ریلیف دے دیں کہ بھئی بہت زیادہ وہ ہو گئی ہے، معاملات خراب ہو گئے ہیں، اس میں تھوڑا سا اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں آپ کو، جس طرح سے ایم کیو ایم کے دھڑوں کو ملنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ یہ کبھی ملنے کی بات کر سکتے تھے بھلا؟ تو yeah. ان کو تھوڑا سا ریلیف دے دیا کہ چلیں آپ بھی آ جائیں، تھوڑا سا آپ بھی اس میں جو ہے وہ استفادہ کر لیں۔ تو اس طرح سے میرے خیال میں عمران خان کو تھوڑا سا ریلیف دے دیں گے، مگر ابھی پورا کہ ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ آئیں، تمام چیزیں ابھی یہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ان کی معاملات مکمل طور پر طے نہیں ہو جاتے، اور ابھی تک تو لگتا نہیں ہے کہ معاملات کہیں سے بھی کوئی طے ہوئے ہیں، ابھی نوک جھوک چل رہی ہے۔ تو اگر وہ آئے بھی تو ان کو ایک آدھ صوبہ اور دوسروں میں تھوڑی سی اکثریت دے کر اور ایک کمزور حکومت کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا۔ بالکل صحیح، اور وہ بھی بہت ہی اگر ابھی تک معاملات جو ہیں، کیونکہ کچھ عدالت میں بھی کام چل رہا ہے عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے بھی۔ فیصل واوڈا صاحب تو وہ جو ان کے سابقہ سینیٹر تھے پی ٹی آئی کے، ان کو پھر نکال دیا گیا ہے۔ تو ان کا ایک انٹرویو تھا کہ وہ 99.9% جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ نااہلی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فیصل واوڈا بھی اسٹیبلشمنٹ میں کافی ان کی ایک سمجھتے ہیں کہ ادھر کی خبر لاتے ہیں۔ آج کے جدید ترین اس کو ہم شیخ رشید کہہ سکتے ہیں، ایک تو اصلی شیخ رشید ہے جو پرانے کئی دہائیوں سے گیٹ نمبر 4 کی بات کر کے ہمیں بتاتے رہے ہیں، لیکن موجودہ دور میں بھی جو نئے ہمیں سیاستدان ملے ہیں ان میں فیصل واوڈا ایسا نام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کی بات زبان بولتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا ارشد شریف شہید کا جب نماز جنازہ تھا، اس سے پہلے ایک رات پہلے فیصل واوڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو ان سے نکالنے کی کوشش کی، اور پھر بعد میں دن کو جنرل بابر افتخار اور ندیم انجم بھی آئے، ڈی جی آئی ایس آئی، ان کی بھی اسی قسم کی کچھ کہنے تھے۔ تو ایک بات تو یہ، ایک تو توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے، اور دوسرا عمران خان کی نااہلی کی طرف توشہ خانہ کیس ہے، ریفرنس ہے، پھر ایک وہ کیس دب جاتا ہے بعض اوقات کہ وہ ٹیرین وائٹ کا جو ایک ان کی کہ اولاد کا انہوں نے تعداد جو ہے وہ صحیح نہیں بتائی ہوئی، بہت سے ایسے معاملات عمران خان کے جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اور کوئی پتہ نہیں کہ جیسے نواز شریف کو جو ایک بہت بڑی ایک ہم نے دیکھا کہ پاناما لیکس ہوئی اتنی بڑی خرد برد کا، لیکن جو ان کو سزا دی گئی وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اقامے کی وجہ سے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ تو فارغ کرنے میں اب ایک چیز آڑے آ رہی ہے کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی اکتوبر کے بعد سے ہم نے دیکھی، یہ لاسٹ اپریل کے بعد سے ہم نے دیکھی ہے، وہ ایک ضرور ایک سوالیہ نشان ہے کہ نواز شریف ہوں یا اس سے پہلے جو حکومتیں ٹوٹتی رہی ہوں، گرائی جاتی رہی ہوں، اس میں عوام نے کوئی اتنا زیادہ اپنا اس وزیر اعظم سے کوئی خیر سگالی کا اظہار نہیں کیا جو عمران خان کو اس کے بعد سے جو ٹائم ملا۔ اور خود عمران خان بھی کہتے کہ وہ اس پہ بھی حیران ہیں، کیونکہ بحیثیت وزیر اعظم عمران خان کی وہ کارکردگی عوام میں بہت زیادہ تیزی سے وہ پاپولیرٹی ان کی نیچے جا رہی تھی، لیکن جیسے ان کو اتارا گیا ایک ہمدردی کا ووٹ، یا پھر جن لوگوں کو لایا گیا وہ سونے پہ سہاگا کہ جو چہرے دوبارہ وزیر اعظم بن گئے، دوبارہ ان کے پاس خزانے کی کنجیاں جو ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تھما دی، تو عوام نے، اور عوام وہ عوام نہیں کہ جو 90s میں عوام تھی، اب وہ عوام ہے کہ جو 35 ایئرز اولڈ جو ہیں، ہمارے تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی ہمارے پاس 35 ایئرز اولڈ ہے، اور وہ صحیح، 35 ایئرز اولڈ یعنی 90s کے بعد کے جو جوان ہیں، انہوں نے تو ہماری سیاست میں دیکھا ہی پیٹ پھاڑ دوں گا، سڑکوں پہ گھسیٹ دوں گا، یہ دورہ کشتیاں انہوں نے اپنی ساری عمر دیکھی ہے۔ بالکل، تو وہ ان لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے ابھی بھی اس میں قبول نہیں کر رہے۔ اور آپ نے ضمنی الیکشن دیکھے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے، حکومت میں ہوتے ہوئے وہ ضمنی الیکشن ہارتے رہے، لیکن جیسے ہی حکومت سے ہٹے ہیں تو وہ ضمنی الیکشن پی ٹی آئی پنجاب میں بھی جیتی اور خود عمران خان بھی جیتا۔ تو کالز کا آغاز کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اب کیا گیم ہوگی، عمران خان صحیح، کو کیسے کٹ ٹو سائز کیا جائے گا، اور عمران خان خود اپنی غلطیوں کا کہہ تو رہے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، کیا وہ اب بھی کچھ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں کہ جن کو اس وقت نہیں کرنا چاہیے؟ کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
جی میں ایک دو پوائنٹ ہے کہ جی بہن. سب سے پہلے تو یہ میڈیا ہمارا جو 9/11 کی جب جنگ ہوئی تو مجھے نہیں پتا، ہمیں کوئی بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے تو ہم پیچھے لگ جاتے ہیں، اور 9/11 کی جنگ ہوئی تو اس کو کامیاب بنانے والا صرف میڈیا ہے۔ 70% امریکن جو تھنک ٹینک ہے، امریکن تھنک ٹینک، انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ نے خود بذات خود پلان کی ہے، صحیح. کیونکہ امریکہ کے اندر کیسے اتنے دور کوئی جہاں پر مطلب کہ کوئی پر بھی نہیں مار سکتا، وہاں جا کے تو اتنی 1.5 گھنٹے کی کاروائی ہوتی رہی، 2 گھنٹے کی کاروائی ہوتی رہی، انہوں نے پتہ ہی نہیں چلا۔ جی. تو پھر خیر جو کچھ بھی ہوا، لیکن ہمارے میڈیا کے ایک اینکر نے پلیز یہ اس کے بیان پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یاد ہوں گے یا نہیں یاد ہوں گے، اب دوہرا دیں. لیکن ہمارے میڈیا کے ایک اینکر نے کہا کہ اسامہ بن لادن سے میری ملاقات ہوئی اور اسامہ بن لادن نے کہا کہ میں امریکہ پر حملہ کروں گا، حالانکہ جو جن لوگوں نے حملہ کیا اس میں سے ایک پروف بالکل بھی نہیں ملا۔ یہ تو ایک پراپیگنڈا تھا کہ مسلمان ملکوں کے اوپر ہم نے حملے کرنے ہیں، انہیں نیست تو نابود کرنا ہے، جی. یہ سارا کچھ ہوا۔ اور میڈیا پر بیٹھا ہوا وہ اینکر آج بھی اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں، وہ انڈیا کی پالیسیاں اور انڈیا کے پتہ نہیں کیا عجیب طرح کے بیان دیتا رہتا ہے، ہماری دھرتی کے اوپر کھڑے ہو کے وہ ہماری دھرتی کے خلاف پلاننگ کرتا ہے۔ اتنی بڑی منافقت اور اتنی بڑی زرداری کو اور الطاف حسین کے یہ اختلافات دکھائے جائیں، بالکل ڈرامہ ہے۔ یہ دونوں مل کر اکٹھے ہو کر سی پیک کو ختم کر کے کراچی کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، پنجاب مل جائے نون لیگ والوں کو، اور خیبر پختونخوا میں وہ پگڑیوں والوں کو ملے، پگڑیوں والے اتنی بڑی بڑی پگڑیاں، انہیں شرم نہیں آتی کہ یہ آج جو امریکہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، جو بلاول بھٹو جو امریکہ کا منشی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تم خیبر پختونخوا کو علیحدہ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہو، پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی تیاری کر رہے ہو۔ یہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، ایک وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور انہوں نے ہم تو بٹے ہوئے ہیں نا، ہم تو نااتفاقی، ہم تو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہیں، لیکن وہ اکٹھے ہیں، وہ نیٹو کی صورت میں اکٹھے ہیں، وہ سب اکٹھے ہیں، اور صحیح ہے اس وقت وہ زرداری کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یہ پگڑیوں والوں کو، اور اتنی بڑی بڑی مذہبی انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے کرتوت یہ ہے کہ پاور گیم کھیل رہے ہیں، پاور۔ اور ارشد شریف اگر شہید ہو گیا ہے تو ہر ایک پاکستانی کو آج ارشد شریف بن کر پاکستان کی حفاظت کرنی چاہیے، صرف ہماری فوج ہی نہیں، سیکیورٹی کے لیے فوج کو یہ دہشت گردی کی کہ پوری دنیا میں ہماری فوج ہی دہشت گردی کروا رہی ہے، اور اس کو زرداری اور نواز شریف اور یہ سب مولانا فضل الرحمان یہ سب فوج کے اوپر حملے کروا کے سارا کچھ ان کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں پہنا کے تو ساری دنیا میں تماشا بنانا چاہیے، انہیں صرف اپنی کرسی سے صحیح ہے بہن، آپ کے پوائنٹ آگے، انہیں ہمارے ساتھ کوئی غرض نہیں، کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ صحیح ہے بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ آپ تھوڑا سا ایک تو میڈیا کے حوالے سے آپ کی بات ہو گئی، 9/11 میں جو ایک واقعی ابھی بھی اس پہ سوال ہے کہ 3-4 اکٹھے جہاز جو ہیں، وہ مشرف صاحب کا ایک بڑا اچھا ایک کلپ بھی ہے کہ یہ کیسا ہوا کہ اتنی ایک دنیا کی مانی ہوئی جو ہے وہ ایجنسی ISI، وہ کون سی امریکہ کی، ISI تو ہماری ہے، تو وہ اس میں بیٹھی رہی اور سارے 3-4 جہاز جو ہیں وہ اغوا بھی ہوئے، وہ ٹارگٹ بھی کیے گئے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فروخ بھائی، میں نواز بات کر رہا ہوں۔ جی مہربانی۔ تو آغاز ہمارے پیارے بھائی آغاز صاحب کی خدمت اسلامی کی جی آئیے، اور جی جو شوق قائم افروق کی خدمت اسلامی کی بات یہ ہے کہ باجی تارا فرما رہی تھی، بالکل درست فرما رہی ہیں۔ صحیح۔ یہ ہماری بات ہے کہ کاش ان تک پہنچ جائے، کن کے پاس پہنچ جائے، یہ بتائیے مجھے، کون سنے گا ہماری؟ ٹھیک، کون سنے گا؟ کوئی نہیں سنے گا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو وطن عزیز کی میں مجبوری بات کرتا ہوں، کوئی ہاتھ پر ٹارگٹ نہیں ہوتا، نہ میں تنقید کرتا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں منفی تنقید۔ وطن عزیز کی سیاسی صورتحال قابل اہم ہے، موجودہ کرپٹ اور غیر منتبہ حکومت نان کانفیڈنس کی آڑ میں
दोबारा बरसरकदार आई, ये बुरी हुकूमत दोबारा लूट मार करने के लिए और अपने किए हुए जराइम छुपाने के लिए आई है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। दूसरी तरफ पूरे मुल्क में लॉलेसनेस है, महंगाई के तूफान से तो शरीफ लोगों का जीना महाल हो चुका है। मौजूदा हुकूमत गैर माली से कर्जे पे कर्जे लेकर मुल्क पर बोझ डाल रही है। ये क्या हमारे कर्जे रोता बच्चे उतारेंगे हैं? और मौजूदा हुकूमत के करप्ट वजीर वज़रा गरीब आवाम को झूठी तसल्लियां देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं 24 घंटे और झूठी तसल्लियां देते रहते हैं। खुदारा कायदे आज़म के पाकिस्तान पर रहम कीजिए, अगर तुम इस मुल्क को इस वक्त माफ कीजिए, अपने दो खानदानों के अलावा दूसरों को मौका दीजिए, वरना आप लोगों का वो अशर होगा जो हिटलर ने यहूदियों के साथ शुरू किया था। अल्लाह हाफिज। चले भाई, बहुत शुक्रिया नवाज भट्ट साहब, आपके अपने ख्यालात हैं। तो जो भी लोग आ रहे हैं, आप एक दो कॉल्स व्हाट्सएप पे अभी आई, आप होल्ड कीजिए ताकि हम बारी बारी आपकी कॉल्स ले सके। तो जी मौसी भाई, एक तो ओवरऑल मीडिया की जो एक यकीनन हम देखते हैं कि वो प्रोपेगेंडा या एक जिसे कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन के तौर के ऊपर डिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं और इस तरह से वो अपने एजेंडे को कवर करते हैं। एक कॉल ले लूं पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं बात कर रहा हूँ सर मुल्तान से। जी बात कीजिए। और फारूक भाई, आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारकबाद देनी थी उम्रे की, और मौसी साहब को सलाम और उनके लिए ताज़ियत भी पेश करना चाह रहा था मैं काफी दिन से। जज़ाकल्लाह भाई। लेकिन आपके चैनल प्रोग्राम के अलावा किसी और प्रोग्राम में कोई व्हाट्सएप कॉल की कोई ऑप्शन ही नहीं होती, तो इसलिए शरीक नहीं हो पाते मौसी साहब। चले, मेहरबानी। बस आप जो भी इस पे कहना चाहें आप कहिए, आप लाइव हैं इस वक्त। और दूसरी बात ये कि वो अभी वो बाजी जो है ना, वो हर प्रोग्राम में आती हैं और वो बात करती हैं, या तो वो खुद आर्मी में है या उनका कोई आर्मी में है, लेकिन उनको चाहिए कि थोड़ा सा तसल्ली से ये सुने कि उन्हें कहें कि उस वक्त आर्मी कहाँ थी जब वो मोदी आया लाहौर में और शादी में शरीक हुआ, और ये जो कहती है जी आर्मी पे लोग बातें करते हैं, ये वो हम भी पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादा आर्मी में रहे हैं, रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने दोनों जंगों में शामिल हुए हैं और आर्मी से हम प्यार करते हैं, ये बात नहीं है, हम भी पाकिस्तानी हैं। बल्कि आर्मी से सारी आर्मी से मुराद नहीं होती, वो चंद जर्नैल जो उस वक्त जो चला रहे होते हैं, कमांड कर रहे होते हैं, उनसे मुराद होती है यकीनन। लेकिन जी, ये तो पूरी आर्मी को डिफेंड करने लग जाती है ना, ये तो इस बात हाँ नहीं वो जो बात करे फिर वो कहते हैं जी वो लिफाफे वाले हैं जी, ये है तो वो है, तो बस सारी आर्मी ठीक है। ये इस चीज को नहीं समझती कि भाई हर सारे तो उसमें वो नहीं है ना शामिल, कुछ चंद लोग होते हैं जो साथ देते हैं। जैसे अभी हाल ही में सब कुछ वो सबके सामने है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, तो वो इस बात को भी मानने को तैयार नहीं होती है, वो गुस्से में आ जाती है और पता नहीं सबको जो भी बैठा होता है सबको कहते हैं ये जी लिफाफे लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, सब लोग करते हैं, इसमें काफी सारे लोग जैसे मौजूदा हुकूमत है। अब इमरान खान की जहाँ तक बात है, मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ, उनको लाइक भी करता हूँ, लेकिन उनके साथ ज्यादती ये हुई है कि क्योंकि ये लोग चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी, इन्होंने 3-3 4-4 बारियां ली हैं सारी एस्टेब्लिशमेंट और बड़े बड़े इदारों में, इन्होंने अपने बंदे लगाए हुए हैं हर जगह पे। इमरान खान साहब के साथ जो टीम थी वो सब नए लोग थे, तो वो जो पुराने जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं उन्होंने पहले तो इनको चलने ही नहीं दिया, काम ही नहीं करने दिया, इनको थोड़ी बहुत पहले कुछ समझ नहीं थी। जब ये ट्रैक पे आए हैं, कुछ समझने लगे हैं, कुछ करने लगे हैं, तो फिर उसके बाद ये सारा रजीम चेंज और ये वो हो गया। तो इसलिए मेरी तो सारी हमदर्दियां इमरान खान साहब के साथ है। और बाकी जो रही फौज की बात, तो उसमें चंद जो गंदे अंडे हैं, अल्लाह करे उनको अकल आ जाए या अल्लाह ताला उनको अपने पास बुला ले, मेरी तो यही दुआ है। चले, मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर, उससे बात करके फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए, आप प्रोग्राम में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें, आप दोबारा रीडायल कर लें, बहुत अच्छी बात। और यकीनन
एक अपनी अपनी राय है, उन बहन का भी मकसद मैं नहीं समझता, हम यही समझते हैं कि जो भी जो ड्राइविंग सीट पे होते, बल्कि बहन खुद ही उसका डिफेंड करने शायद आई हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। जी बात कीजिए बहन। जी आप प्रोग्राम में शामिल हो गई हैं, आप बात कीजिए। हेलो जी बहन बात कीजिए थोड़ी, अगर आप वजाहत देना चाहें कि आप सब। जी सॉरी, मैं पाकिस्तान के रगों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना खून है। मैं किसी से बेवफाई का सोच भी नहीं सकती। ठीक है। मैं वो जो वफा का नाम लेकर हमसे बेवफाई करते हैं और जो तब्दीली का नाम लेकर तनज़ली की तरफ पाकिस्तान को लेके जाते हैं, मैं उनसे सवाल पूछती हूँ, मैं उनसे हिसाब पूछती हूँ। तो मीडिया पर बैठे हुए प्लीज जो भी बात करता है, आपने हमेशा देखा होगा कि मैंने कभी इस तरह तनकीद किसी के ऊपर नहीं की कि हमेशा मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और दलील से बात की है। जब भी मैं बात करती हूँ दलील से बात करती हूँ। सही है। मुझे सियासत का इनका नहीं पता, लेकिन जो चीजें ठीक सामने है। 9/11 की जंग हुई तो उस एंकर ने ये कहा कि असामा बिन लादेन ने मुझे कहा है कि ठीक है, वो दहशतगर्द तो ऐसे ही कहता है ना, उसने और क्या कहना था कि मैं बहुत पुरअमन अब 5 वक्त नमाजी हूँ। असामा बिन लादेन ने को और कोई काम नहीं था, इस एंकर के साथ बैठ के वो इस तरह की बातें कर रहा था। मिलते रहे। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ बोलता है, सही है। हर बात में झूठ बोलता है। इसने जाके इंडिया से अवार्ड लिए इस एंकर ने। ठीक है। ठीक है। इंडिया के चैनलों पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है, लेकिन इसकी पकड़ करने वाला कोई नहीं है क्योंकि इसके हाथ इतने लंबे हुए हुए। ठीक है। हर बात में मैं यकीन करें, आपको मैं कॉल कर रही हूँ, मैं मस्जिद नबवी में बैठी हुई थी। मैं आपसे कोई एक बात बताऊं कि मैं मस्जिद नबवी में बैठी हुई थी। एक औरत, वो पाकिस्तान का बहुत ही अच्छी तरह वो उन्हें पाकिस्तान का पता था, तो मैंने उनसे सिर्फ ये इतना पूछा। हेलो जी हम सुन रहे हैं हम। मैंने उनसे पूछा कि ये मीडिया वाले जो जितनी मतलब कि नफरत फौज के खिलाफ फैला रहे हैं, तो फौज के खिलाफ ऐसे लगता है कि एंटी। वो कहती है कि मेरा अपना फर्स्ट कजन मस्जिद नबी में, अब वो इतनी मुतबेर औरत और इतनी नूरानी उनका चेहरा था, उनसे पता लग रहा था कि ये कितनी मतलब मजहबी हैं और कितनी अच्छी हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा अपना फर्स्ट कजन जो है, वो एक चैनल का नाम भी उन्होंने लिया उस पर मेरा, और अभी भी वो एंकर है, मेन स्ट्रीम का एक एंकर है। तो कहने लगी कि वो मेरा मैं वो नाम नहीं लूंगी उस एंकर का, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक इज्जत होती है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा एंकर जो है, ये मेरा फर्स्ट कजन है, ये 1-1 करोड़ रुपया एक प्रोग्राम का लेता है, और जबान अभी खोलता नहीं है, तो बात में करता है और आर्मी के खिलाफ पहले बातें करता है और कहता है कि बिल्कुल बेबुनियाद, और उसका फर्स्ट कजन चले उस औरत का फर्स्ट सही है बहन। चले अब इतनी लंबी कजन। बात होगी, थोड़ा वजात वो भाई भी खदशात या अमूमन होता है ना, आर्मी की जब बात होती है तो आप समझती नहीं कि कुछ जर्नैलों की गलत पॉलिसियां, गलत जो अब ये जो मामला इस वक्त हमने लास्ट ईयर देखा। सवाल पूरा सुन ले बहन, सवाल पूरा सुन ले आप, अभी सारी जवाब दीजिएगा ना, कि सारी आर्मी से तो कोई किसी को कोई ऐसा कोई दुश्मनी थोड़ी है। पाकिस्तान में हमारा ही भांजे भतीजे अड़ोस पड़ोस वो आर्मी में होते हैं, तो यकीनन कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि जो पूरी आर्मी से जो जिसके कोई मुखालफत होगी। लेकिन आर्मी की गलत पॉलिसियां, ये आईजीआई बनाना, ये पीडीएम बनना इस वक्त, या उससे पहले पीट्रियाइट बन जाना, अभी जो नया एक धड़ा बनाया जा रहा है पंजाब में, तो ये हमारी इसमें देख लेना कि किस तरह से बीच में मुदाखलत होती है। मुझे बताएं कि इमरान खान को लाने के लिए सिलेक्टेड जिस पीडीएम ने पूरे 3 साल सिलेक्टेड का नारा लगाया, हाँ और फिर सिलेक्टेड के इनको फौज लेके आई है, और हम नहीं तो दोनों काम ठीक, दोनों कामों में ठीक है ना। वो सिलेक्टेड ठीक कहते थे, और इमरान खान आप कहते हैं कि पीडीएम को ये लाए, तो वो भी ठीक कहते हैं। इसमें आप बताएं कोई गलत था? एक पॉइंट प्लीज, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सिलेक्टेड और ये कहा गया कि इमरान खान को लाने वाली फौज है, और जब इसमें कोई गलत बात है तो बताइए, इसमें कोई गलत बात है, इसमें कोई गलत बात है तो बताइए। आरटीएस नहीं बैठा था या इमरान खान? सही बात
ये है कि इमरान खान ने कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर मैं मुल्क के सारे कानून बदल दूंगा। नहीं बहन, मैं वो सवाल अभी हेर फेर ना कर देना, हेर फेर इमरान खान ने जो कहा था उससे हमें सरोकार उसकी परफॉर्मेंस पे आप दोबारा बात कीजिएगा, लेकिन सवाल इस गुठली को आप सुलझा दें कि इमरान खान को आर्मी लाई थी या नहीं लाई थी, ये बता दें। यानी आर्मी से मुराद वो जर्नैल लाए थे या नहीं लाए थे? जुल्फी बहारी कहाँ से आ गया? चलें, अब ये देखें, अब इतने अच्छे तजियाकार होके मस्जिद नबी की आप बात कर रही हैं और एक सीधा सा जवाब नहीं आप दे रही कि पीडीएम को कौन लाया, इमरान खान को कौन लाया, ये जवाब देना। ना को ये फौज ने कहा था कि बार बार नहीं, अब ये कोई मजा नहीं आ रहा ना बहन, इसको इतनी जरा पुख्ता बात करें कि फौज 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 फौज। आपको वाजे हम कर दें कि फौज में ना, हमारे मोअज़्ज़ज़ कॉलर भी यही कह रहे थे कि फौज से मुराद सारी आर्मी, आप यही बात के मुकद्दस गाय बना देते हैं हर किसी भी इदारे को। उसमें खुद फौज कह रही है DGISPR कि हमने इतनी ऐसी भयानक गलतियां की हैं कि उनको खून से धोना पड़ा है। तो बताइए, वो एक ऐसा इदारा कि जिसको अपने खून से, फौजी भाइयों का खून लगा, हमारे सिविलियन का खून लगा, ऐसी ऐसी पॉलिसीज जनरल जिया ने, और उससे पहले जो रूस वार थी, या ये तो एक बच्चे बच्चे को अब जबानी याद हो चुका है कि अब फिर भी आप एक अंधी मोहब्बत होगी तो फिर ये मामला ठीक नहीं होने वाले। इस चीज को ये कैश करवाते हैं। किसी भी 2 नंबर मौलवी को अगर हम कहें कि ये बड़ा इस्लाम का बड़ा इसको सिपा सलार है और इसके खिलाफ बात करने से हमारा दीन खतरे में पड़ जाएगा, तो ये हम कोई खिदमत नहीं कर रहे बहैसियत मुसलमान। तो ना दीन खतरे में पड़ता है, ना आर्मी के किसी करप्ट जर्नैल के हवाले से बात करने से हमारी आर्मी का जो तकद्दस है या उन शोहदा का खून जो है वो उसकी कोई खुदा न खास्ता तजलील करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, इसको लपेटे में, इसमें रैपर में चढ़ा के अब ये दौर वो नहीं रहा कि हम दीन खतरे में डल गया जी किसी मौलवी की करप्ट की बात करें। तो हम ताहिरुल कादरी साहब को अगर पुकारे कि भाई वो 2014 में जब आप कफन दिखाते थे, आज आप किधर हैं, आज वतन की जरूरत है, या नवाज शरीफ साहब आज आप किधर हैं, या बाजवा साहब आप पे इतने इल्जामात लग रहे हैं, अब आप आए सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जब हाजिर ड्यूटी DGISI और DGISPR हाजिर ड्यूटी बावर्दी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो जनरल बाजवा को और जनरल फैज को आना चाहिए ना कि भाई ये इल्जाम लग रहे हैं, जो रजीम चेंज में जो खेल खेले जा रहे हैं, जो इमरान खान आप पे इल्जामात लगा रहे हैं, आप जवाब दें उसका। आप क्यों किसी सहाफी को, जावेद चौधरी या फला को, उसके जरिए अपना माउथ पीस बना के आप वन साइडेड स्टोरी दे रहे हैं? आप जवाब दें, आपसे सवाल जवाब हो, आप बताएं अगर पाक साफ हैं, आपने RTS नहीं बिठाया था या आपकी खुफिया मुलाकातें नहीं होती रही पास में PTI के लोगों से और हालिया PDM के लोगों से आपकी मुलाकातें नहीं होती रही, तो आप जवाब दें, उसकी सफाई दें अपनी। तो ये चीजें हैं, हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा किसी को मुकद्दस बना लें तो ये हमारी एक कह लें कि बेवकूफी होगी आज के दौर में। जी मुसीब भाई, बैलेंस रखना चाहिए। देखिए, सबके सामने है कि इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस थी, अगर बाजवा साहब उनको सिर्फ 1.5 साल मजीद ये रजीम चेंज के लिए वो कदम ना उठाते तो इमरान खान अपनी सियासत से फारिग हो जाने थे। बिल्कुल ठीक है ना, उन्होंने अपना काम खुद ही कर लिया था, मगर इन्होंने इतनी बड़ी गलती की और उससे जो है वो, जो इमरान खान को क्या नुकसान होगा, जो नुकसान 22-23 करोड़ अवाम का हुआ है कि रोटी नापैद हो गई है, बाज लोग मतलब घरों में गैस नहीं आ रही है, और ये तमाम चक्कर है जो आप बहुत ही बदहाल तरीन मुल्क का अगर आप जिक्र सुनेंगे तो वहां पर भी शायद इसी वो आलम नहीं होगा जो पाकिस्तान में हुआ। तो ये सारी गलतियां कोई आसमान से उतर के तो किसी ने नहीं की, सबको पता है किसने की है। तो मुकद्दस गाय नहीं बनाना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, और किसी इंसान को गलत कहने से, फर्द वाहिद को या उसकी टीम को गलत कहने से पूरा इदारा गलत नहीं होता। वो मुअज़्ज़िज़ है, मुअज़्ज़िज़ था, मुअज़्ज़िज़ रहेगा, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। मगर जो लोग गलत हैं, उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वर्दी को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको इंडिविजुअली तौर पे क्रिटिसाइज किया जा सकता है। जी हाँ, और ये इस चीज का, हमारी एक अंधी मोहब्बत का ये लोग फायदा उठाते हैं, और ये इस चीज को ज्यादा वो जी हुब्बुल वतनी का वो ज्यादा कहते हैं जी, हम तो ये पता नहीं बस सारा इदारा जो है वो बदनाम हो जाएगा। ये इस दौर में अब ये ऐसा होना नहीं चाहिए। एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर एक पॉइंट है ना, अगर इदारा बदनाम होने पर ये बात होती है कि इदारा बदनाम हो जाएगा, तो इदारे के लोगों को ही चाहिए कि वो ऐसे लोगों को रोकें जिनकी वजह से उनका इदारा बदनाम होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो एक ऐसा एक समझ ले कि गठबंध होता है कि जिस तरह से वो जो चल रहा होता है मामला, वो चल ही रहा होता है।
दावे किए जाते हैं कि नहीं जी हम न्यूट्रल हो चुके, दावे किए जाते हैं कि हम इससे अलग हो चुके, लेकिन कोई अलग हमें नजर आता नहीं है। अब एक मुतालबा, बल्कि वो इतना बड़ा क्राइसिस हुआ था मुसीब भाई कि जब इमरान खान से इन्हीं दिनों मुतालबे किए जा रहे थे कि आप इस्तीफा दें, इलेक्शन करवाएं, और फिर वो साइफर का मामला आया, उन्होंने अपनी सियासत खेली बकौल इमरान खान, वो खेले उसके साथ। लेकिन जैसा भी हुआ, घेरा तंग होके वो बिलाखिर इस चीज पे मजबूर हो गए कि उधर सूरी साहब ने उस करारदाद को जो है वो डिसमिस किया, और उधर ही थोड़ी देर बाद इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ दी और नए इलेक्शन की तरफ वो जाने लगे थे। तो वो कौन सी ताकत थी, वो आधी रात को 12 बजे किन्होंने उन जजों को किन्हों जगा के के कहा कि नहीं कि जी दोबारा नहीं जी, पीडीएम के अब ये शहजादे जो इस वक्त हमारे माशाल्लाह जिनीवा में कशकोल लेके बैठे हैं, वो आएंगे ही आएंगे, तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर इमरान खान ने किसी तरीके भी आपने उसको चित कर दिया, आपने उसको मजबूर कर दिया कि असम्बलियां तोड़ दें, मुल्क के लिए यही बेहतर था कि उसने जो असम्बलियां तोड़ी उसी वक्त अप्रैल में बड़ा हुआ तो जून में इलेक्शन हो जाते, और पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है वो कदरे अपने पांव पे खड़ी होती। लेकिन वो एक जो महाजर आई थी, नहीं हमने इमरान को उतार के, तो हमने उसको बिल्कुल जो नए लोग हैं उनको लाना ही लाना है। तो ये चीजें जो लोग पिछले साल मुतालबे कर रहे थे, उन्होंने इलेक्शन का मुतालबा ही छोड़ दिया। वो दोबारा उन्होंने अपने केस खत्म कर दिए, उन्होंने कहा कि चले नई हुकूमत आएगी और वो अवाम को तो कोई फायदा देगी या नहीं देगी। नैब कवानीन में तब्दीली हो गई। असासे इसहाक डार ने, अब देखें जब से वो पाकिस्तान वजीर खजाना बने हैं, कोई एक पाकिस्तानी का फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी जो जायदादें जो उसकी जब्त थी, वो जायदादें छुड़ा ली हैं। सारी बात कर जो उसके अकाउंट्स फरीज थे, मुंजमन थे, वो दोबारा उन्होंने बहाल करवा ली। तो इन लोगों ने अपने सारे मामला, तो पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी ना कि 2019 में जो इन पार्लियामेंटेरियंस ने अपने असासों के तफसीलात दी थी, आज 3-4 सालों में वो असासे डबल हो चुके हैं। तो जी ये डबल से ट्रिपल, और ये इनको डबल शाह वाली खेल खेले चले जा रहे हैं। लेकिन अवाम जो है वो, कल परसों भी शायद एक बंदा बेचारा शहीद हो गया आटे की लाइन में मीरपुर खास में, तो जी वो हाँ आटे की बताइए लाइनों में मिल रहे हैं। और एक तस्वीर मैंने देखी, हमारी खवातीन जो हैं पैसे हाथ में पकड़े और ट्रक से वो आटा लेने के चक्कर में धक्कम फेल में, कोई मर्द औरत की तमीज नहीं है, और सब वो बेचारे पेट की खातिर वो उसमें लाइनों में लगे हैं। तो ये सूरत हाल हमें अजीबो गरीब बात है कि वो नजर नहीं आती, और ये लोग अभी तक उसकी तरफ नहीं जा रहे कि मुल्क की बेहतरी हमने करनी है, या मुल्क में इसमें कुछ इसमें किस तरह से बेहतर हो सकता है सोचने वाले, वो और ज्यादा उसमें डिले करते चले जा रहे हैं। जब जितनी देर इलेक्शन नहीं होंगे, ये मामला उसी तरह खराब रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब, खुश आमदेद। बात ये थी कि देखने में तो यह आया कि मजबूर लोग, गरीब लोगों से या कहीं जंग हो, लोग जो है ना वो दूसरे देशों में जाते हैं, देश से परदेसी बन जाते हैं, मजबूर लोग होते हैं। अगर उनके पास वीजा और कागजात ना हो, जी जी तो अगर कोई नीली पीली वर्दी वाला उन्हें साहब नजर आ जाए, जी तो वो दुड़की लगाते हैं, छुपते हैं। लेकिन एक मुल्क ऐसा है, वो कह लें पाकिस्तान, बगैर वीजा कागजात के बगैर अगर कोई साहब आ जाए और शादी भी अटेंड करें, वाह, तो नीली पीली वर्दी वाले लाइन लगाकर गोडे जोड़कर सलूट मारते हैं। बिल्कुल सही। अल्लाह है। मेहमान खुसूसी होते हैं ना जी, बिल्कुल सही। तो ये मोदी साहब की तरफ इशारा, जब वो आए थे, एक शादी भी उन्होंने अटेंड की थी शरीफ फैमिली में, और मियाँ साहब की उस दिन सालगिरह भी थी। तो ये सारी चीजें हैं मुसी भाई, तो एज ए पाकिस्तानी अफसोस की हम करते हैं, और उस पर एक दुखड़ा एक आवाज बुलंद कर सकते हैं। लोगों को अब अकल आ जानी चाहिए। अब लोगों को अकल आ जानी चाहिए, और जितने भी नारे थे, रोटी कपड़ा मकान और कशकोल तोड़ो और फला फला, वो सबको वो आजमा चुके हैं कई कई बार। और इमरान खान साहब ने जिस जमाने में हुकूमत चलाई है, वो कोरोना का दौर था, और उन्होंने जिस तरह भी चलाई उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी गलतियां बहुत थी, मगर उन्होंने जी हाँ, एक बहुत अच्छी चलाई। और अब लोगों के सामने उनके जाने के बाद नतीजा सामने, ये तो बिल्कुल सही। बिल्कुल जी वाजे मैं है। आ रहा हूँ। जी हाँ। और ये इसमें देखे ना कि वो जैसे आपने बताया ना कि
ان کی حکومت گرنے سے پہلے جو ان کی کمیاں، جو ان کے نقائص تھے، عوام اس کو برابر جمہوری انداز میں ان کو لوٹا رہے تھے. وہ اپنے اپنے حلقوں میں، ایون میں نے وہ یاد آتا ہے نا پشاور کے جو بلدیاتی الیکشن ہیں ان میں ان کا میئر جو ہے وہ ہار گیا، جو ان کی پرفارمنس چل رہی تھی. لیکن بعد میں دوبارہ آپ نے نئی روح پھونک دی اور نئے طور پہ ان کو جلا بخش دی، تو یہ ایک آپ کی اپنی غلطی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران صاحب. ہاں جی جی جی، میری طرف سے آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی بھائی کو بھی السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اور میں بھی علی بھائی سے تعزیت کرتا ہوں. جزاک اللہ. میں نے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں یوم فاطمہ میاں بڑے دن بہت ان سے سیکھنے کو ملا. ماشاء اللہ. دوسرا ان کے ساتھ حکمرانوں کے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بات کسی میڈیا نے نہیں اٹھائی، آپ ہی اٹھاتے ہیں. اور میں کہنا چاہتا تھا لیکن آپ ہماری ترجمہ نہیں کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پورا دن لائن لگی رہی پہ آٹا نہیں ملا، میرے گھر آنا پڑا. جی جی، ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ پروگرام 2 میں میری کال نہیں ملی، لیکن میں 10 سال سے آپ کا بھی پروگرام دیکھ رہا ہوں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ آپ کسی کی مطلب محال بجائے ایک سائڈ کی بات کرتے ہیں، آپ برابر بات کرتے ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں. مہربانی. صحیح آپ نے اسے پیپل پارٹی والے ساتھ بیٹھا، لیکن بڑی بات ہے اس کی کہ اس کی اتنی کی گئی لیکن اس نے ویلکم کیا. صحیح ہے. صحیح ہے. مہربانی بھائی. تو اس لیے ہاں جی جی جی، تو باقی بہت حالات خراب ہوئے ہیں، آٹا نہیں مل رہا. ہم بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں کہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے پاکستان کے حالات. انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ. السلام علیکم. بہت مہربانی عمران صاحب. یقیناً پاکستان اور سیالکوٹ سے ہمارے بھائی تھے، آٹے کی لائنوں کی بات ہو رہی ہے. اور دیکھ لیں مصیب بھائی، وہ علاقہ یا وہ ملک ہمارا زرعی ملک جسے کہا جاتا تھا کہ اس میں گندم ناپید ہے اور آٹا جیسی، اور وہ جہاں پر موجود ہے شاید کئی سو، اس میں مہنگائی کی بھی اس میں ہم شرح دیکھ رہے ہیں، 25-30 روپے کی روٹی دیکھ رہے ہیں. تو یہ حالت ہے. یہ حالت دیکھ کے ہم سن کے ہم ابھی یہ 8-10 سال اگر ہم ہوئے ہیں باہر آئے ہوئے، یا کچھ لوگ ہم سے پہلے باہر آئے تھے تو اچھی حالت میں ہی آئے تھے. کم از کم اتنی بری حالت نہیں تھی کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ جو ہیں وہ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں. تو یہ صورتحال دیکھ کے شاید ان اتنے زیادہ ظالم لوگ ہیں کہ ان کو ذرا بھی ترس نہیں آ رہا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ جناب والا. جی مہربانی. شکریہ. میرا نام امتیاز ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں جناب. جی امتیاز صاحب شکریہ. مہربانی. جی بہت مہربانی. کال ہی میں نے کہنا تھا کہ جو ہے نا بات 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ملک پاکستان جناب وہ جو ہے اس کی مثال جو میں جواب ہی دوں گا. پاکستان جو ہے وہ اس وقت ابھی تک آج تک یہ حضرت علیہ السلام کی اونٹنی ہے. اچھا صحیح ہے. جو پاکستان میں کسی کو لیڈر سمجھتے ہیں نا، اگر کوئی پاکستان میں لیڈر ہے، اور یہ میں شیعہ چینل پہ بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ سنی شیعہ سب کو کہہ رہا ہوں میں. جی جی. جو بھی سمجھتا ہے نا ہمارا کوئی لیڈر ہے، میں زردائی صاحب بیچ میں سب کو کہہ رہا ہوں. جی. تو علیہ السلام کی جس نے بھی پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک کیا نا، چائنا ہے، اس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں لے کے گیا ہے. تو جس نے بھی پاکستان کے ساتھ برا سلوک کیا وہ مثالیں ہیں، آپ دیکھیں. اچھا میں بتاتا ہوں کہ لیڈر جو ہے نا وہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے. جو لوگ ابھی بھی نکے لگائے بیٹھے ہیں نا اسی لیڈر کے اوپر بھی کہ فلاں ہمارا لیڈر ہے، تو وہ آئی تھنک وہ غلط فہمی میں ہے 100%. سمجھ جی. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایسا وہ بندہ اٹھے، مسلمان بھی ہو اور واقعی اسلام پہ عمل کرنے والا بھی ہو اور 7 لوگوں کو لے کے چلنے والا بھی ہو. ان میں سے کسی میں اتنی رشد نہیں ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 جو ہے میں نے کہنا تھا کہ آٹا جو ہے وہ افغانستان جا رہا ہے، اور وہاں سے ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس وہ ابینڈن جو پروڈکٹ ہے جس کا نام لیتے ہوئے لائک شرم آتی ہے، جسے ہم ہیروئن یا کوکین یا ہیروئن کہتے ہیں، وہاں سے وہ آ رہی ہے. اور یہاں سے ٹماٹر، پیاز، آٹا، دال، چاول جو ہے وہ پاکستان سے وہاں جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی بھی حکومت
उस जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत है उन्होंने भी कुछ नहीं किया, तो परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा कि पंजाबी जो जिम्मेदार जो चौधरी वजीर आला है वो हो और मुल्क में जो है वो आटा शॉर्ट हो, तो इसके बारे में परमानेंट सोल्यूशन क्या है? टेम्परेरी तो आ गया, रूस से भी आटा आ गया, उधर से भी आ जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन what is the permanent solution of the आटा going to the अफगानिस्तान एंड वहाँ पे अबैंडन जो प्रोडक्ट है वो आ रही है, इसके बारे में भी मैंने इनसे आगा अली मूसावी साहब से भी ये पूछना है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। सही है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही, और ये कोई आज से नहीं है, 79 से ही अफगानिस्तान या अफगान मुजाहिद जो अब इसका जिम्मेदार कौन है? अब यहाँ पर भी सवाल पैदा होता है, कौन अफगान वॉर को लेकर आया, कौन हीरोइन कल्चर को लाया, कौन क्लाशनकोफ कल्चर को लाया, पाकिस्तान इससे पहले क्या था और अफगान वॉर के बाद क्या हुआ? मतलब अब जब भी आप जहां से भी बात करेंगे फिर जवाब आएगा जी आप इदारे के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई पहले हम वाजे कर चुके कि इदारे के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, अब हम जो है वो ज़िया-उल-हक के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब ज़िया-उल-हक ने जो वर्दी पहनी है उसने वर्दी की तौहीन की है, उसने वर्दी को इस्तेमाल किया है, उसने इदारे को इस्तेमाल किया है। इदारे को बुरा कोई क्यों कहेगा? ज़िया-उल-हक को कह रहे हैं बुरा, जिस तरह से बाजवा साहब को बुरा कह रहे हैं कि आपने गलत किया। और अब अगर मजहब 1.5 को भी साल यूज किया उस वक्त जी हाँ, जब वर्दी मजहबी यूज इंतहा पसंदी है, मजहब को बीच में लाए, और वो मज़हब को इस यूज तरह किया। से आज हम देख रहे हैं नतीजा। तो ये है ना, तो अब यहाँ से आटा जा रहा है या टमाटर जा रहे हैं व्हाटएवर, मगर लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और गैस के बिल्स आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही है। यानी 2 घंटे में, जो मेरी इत्तलात हैं, इतनी कम गैस का प्रेशर है कि 2 घंटे में पानी चढ़ा रहे तो वो कहीं जाके बॉयल होता है। सिर्फ वो भी जो कम क्वांटिटी में हो, सिर्फ यानी घर में जो चाय वगैरह बनाने के लिए, जिस तरह से पाकिस्तान में बनती है चाय, तो 2 घंटे। तब आप सोच लें जिंदगी किस तरह मुतासिर हुई होगी लोगों की। सही बात है। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शुक्रिया शाह साहब। फारूक भाई, सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप एक स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने नजम सेठी के हवाले से कुछ बात कह दी थी, तो मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। असल में फारूक भाई बाज़ औक़ात में जज्बाती भी हो जाए, इमोशनल हो जाता हूँ, आपसे उसकी भी माफी मांगता हूँ। नजम सेठी ने, क्योंकि डरना क्या है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है। आप जर्नलिस्ट हैं, हकीकत की बात करते हैं, हम भी आपको ज्वाइन करते हैं, अपने दिल की बात कर देते हैं। नजम सेठी ने पिछले साल एक प्रोग्राम में उनकी चिड़िया भी बातें करती है, उन्होंने खुद कहा, चिड़िया ने नहीं कहा था, खुद कहा कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियां जड़ियां ये शरारतां करनियां, हाँ जी, ये गुंडागर्दी करने, ये मुदाखलत करने ने इंडिया दी एजेंसियां कोई किसी किस्म की पाकिस्तानी मुदाखलत नहीं करनियां। ये उसने अल्फाज सन, आप जियो के साथ बात करके चेक कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, हमारे लोग, हर सूबे से लोग आज जिनेवा में बैठे हुए हैं उधार लेने के लिए, डोनेशन लेने के लिए। फारूक भाई, कल मैं सुन रहा था, परसों, दिल जल जाता है। 164 लग्जूरियस कार ये ले रहे हैं, 164। मेरे ख्याल में इंडिया की आबादी आप मेरे ख्याल में लगभग 25-27 करोड़ के लगभग होगी। उनके 32 वजीर हैं, इनके 96 जी 96 इनके वजीर हैं। जेडे दुए चले मशीन वगैरह उन्होंने हिसाब किताब देखो जी, वो अकाउंट नहीं कितने जा सकने। फिर ये गुर्बत की बातें करते हैं, पाकिस्तान रो रहा है। देखो आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी प्यारी अंग्रेजी बोली है, चलो चंद गलतियां हो जाती हैं, हम भी इधर 40-50 साल से रह रहे हैं, अंग्रेजी सही करके नहीं आती। जब इन्होंने पैसा लेना हो तो ये बेहतरीन किस्म की क्वाली करते हैं। भाई इनको शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए। ये वो मुल्क था जिसने जर्मनी को कर्जा दिया था, जर्मनी को कर्जा दिया था। दूसरी बात, इनको एक और चीज की शर्म आनी चाहिए। ये बात कहकर मैं खत्म करूंगा। हमारे जो ब्रदर मुल्क हैं, सच एज सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह, चाइना क्या करे, हर वक्त मुश्किल में काम आता है। अरब भी हमको इतना देते हैं ताकि हम आजाद ना हो जाएं और अपने आप को खड़ा ना कर लें इकोनॉमिकली। वो इतना देते हैं कि हम खाकर फिर उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, प्लेट लेकर फिर चले जाते हैं। बेहतर यही है कि आप ऐसे करें, अरबों को दे दें, या जैसे आप एयरपोर्ट देने के लिए जा रहे थे
दूसरी कंपनियों को मैन करने के लिए, जिनमें अल्लाह जाने कौन काम करता है, फिर एक बात से दूसरी बात करनी पड़ती है। हमारे साथ इनकी हमदर्दियां देखो, नवाज शरीफ की जद्दा में मिल थी, उसमें सब इंडियन फिलिपिनोज काम करते थे, एक पाकिस्तानी भी नहीं काम करता था। फिर ये आकर रोना शुरू कर देते हैं, हमें आपसे प्यार है। बात को मुख्तर करता हूँ कि बेहतर है इससे गुलामी करें, पजामे वाश करें और खाने के लिए कुछ ले लें। लोग भूखे पाकिस्तान में मर रहे हैं, आप लंदन आकर ब्रेकफास्ट करते हैं, इधर आकर डिनर के लिए आ जाते हैं, जहाज भर कर 3 वज़ीर आज़म एक मुल्क के, 3 फॉरेन मिनिस्टर, सही है। 3 वज़ीर दाखिला। अल्लाह माफ करे और हम पर अल्लाह रहम करे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और वो जाहिर है नजम सेठी बहसियत पीसीबी चेयरमैन हम बात कर रहे थे, तो उनके जो दूसरे मामलात हैं, यकीनन ये प्रोग्राम सियासी मामलात के लिए आपने उस पर बात की, बहुत शुक्रिया। तो सब पहलुओं पे हम कोशिश कर रहे हैं और हम तो बात ही कर सकते हैं मुस्लिम भाई मीडिया के ऊपर, और लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये उनके लिए नंबर्स हाजिर हैं। हम ये कोई नहीं होता कि किसी को बात करने से मना करें, बस अपने सलीके से वो बात करके अपना जो भी नजरिया है, जो भी सोच है, वो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। क्योंकि मुल्क की बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ कि हर किसी का यही ख्वाब है, खासतौर पे जो इस दरोने मुल्क पाकिस्तानी देख रहे हैं, वो यही ख्वाब देख रहे हैं। और यहाँ पे जब हम देखते हैं ना कि ये इन लोगों को, या वेस्ट में जो ममालिक हैं, ये कोई इनको सोने के पर नहीं लगे हुए, या ये कोई इंसान जो है वो इनके 10-10 हाथ नहीं है, बस ईमानदारी के साथ। और इनमें भी चोरियां आप देख लें कि जब भी राइड्स होते हैं, जब भी कोई आप गाड़ी का शीशा इतना सा अगर नीचे करके आ जाए तो आपकी गाड़ी के अंदर से चोरी हो जाती है। तो ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे सारा मुआशरा फरिश्तों का माशरा है, लेकिन मामला ये है, हमसे ये तरक्की याफ्ता इसलिए हो गए हैं कि जो यहाँ पर मुल्क चलाने वाले हैं, जो कानून नाफिज करने वाले हैं, ये इंसान के बच्चे हम इनको कह सकते हैं। कि जो जजेस हैं उनको कोई खरीद नहीं सकता, जो पुलिस वाला है उसको रिश्वत देना जो है वो बहुत, ये नहीं कि आप कुछ भी कर लें और रिश्वत दे के छूट जाएं। सियासतदान जो हैं, यहाँ पे इलेक्शन आप देख लें, जिस हल्के में हम बैठे हैं, यहाँ के एमपी जो हैं वो पाकिस्तानी निजात हैं। तो ऐसे ऐसे और इस वक्त जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन निजात है। तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसे लोग जो हैं वो आगे आके किसी पार्टी को हेड कर लें और फिर मुल्क को हेड कर लें। तो एक मेरिट का जो मामला है, और ये जो मुल्क चलाने वाले हैं यहाँ पर कितने होंगे, कम तादाद में हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस की तादाद गिन लें। इनका कोई स्कैंडल अगर हमें अखबार में मिलता है कि इवन आपने देखा बोरिस जॉनसन का लास्ट टाइम जो था, झूठ बोला था कि लॉकडाउन में वो पार्टियां कर रहे थे, अवाम से झूठ बोलने के ऊपर उनको ये लानतें की गई कि उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ जो ये झूठ, तो ये इस किस्म की खबर तो कोई खबर ही नहीं होती कि हाँ भाई क्या हो गया। अब मेरे वो नवाज शरीफ ने क्या कहा था कि मेरे वसाइल से मेरे असासे ज्यादा है, तो भाई आपको क्या। तो ये मामले हैं। और इमरान खान ने कहा अगर कोई लोग खुदकुशियां कर रहे हैं भूख से, तो मैं क्या करूं। तो ऐसे ऐसे लोग हमें मिले हैं और ये सब इधर की जानते हैं, ये कानून कैसे नाफिज करना है ये सब जानते हैं, इधर से हो के गए हैं। बिलावल साहब इधर ही रहे हैं जब तक वो बेनजीर साहबा की शहादत नहीं हुई, सब जानते हैं कि उधर कैसे हमने एक एक रुपया वो खर्च करना है। इधर आपको एक फुटेज याद होगी, शहबाज शरीफ साहब कैसे टैक्सी वाले से अपना चेंज वापस ले रहे हैं, जो किराए का चेंज होता है वो भाग के वो जो है वो पैनियां वापस ले रहे हैं। तो इनकी अपने पैसे, इनकी अपनी जायदादें, कितनी ज्यादा खुलूस नीयत के साथ ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकते। तो मामला ये है कि ये लोग हमसे इसलिए आगे बढ़े हैं कि मुल्क चलाने वाले यहाँ पर इंसान के बच्चे हैं। एक कॉल और लेते हैं, और यही हम ख्वाब देख रहे हैं कि काश हमारे यहाँ भी कोई ऐसे लोग मिल जाएं, लेकिन हमें लूटने वाले ही हैं। और फिर हम जैसी आवाम है, हम भी कोई अपना कोई ऐसा एक गम और गुस्सा इस तरह से नहीं दिखाते कि जिस तरह हमें दिखाना चाहिए। गलत को गलत हम भी नहीं कहते, हम भी बरादरी में, हम भी फिरका वारियत में, हम भी धड़ेबाजी में, हमने भी जो महबूब कायद चुन लिया। तो इमरान खान के हो गए तो फिर हो ही गए, उनकी वीडियोस आए, उनकी ऑडियोज आए, उनकी जो जो भी खबासते आए हमने उनको भी डिफेंड करना है। मियाँ साहब के हो गए तो फिर हो गए, उनके जायदादों पे जायदादें बनती चली जा रही हैं। अब उनके माशाल्लाह नजर मरियम नहीं साहबा के भी बेटे जुनेद साहब भी वो नीचे उनके बेटे वो पहुंच गए हैं सियासत के लिए, उनको गुलदस्ते लेके खड़े हुए हैं हम एयरपोर्ट के ऊपर।
تو بس ہو وہ گئے, ہم نے بالکل अपने आप को बस वक्फ कर दिया हुआ है. जी जी एक और कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम फारूक भाई, आपकी वसादत से आगा जी की खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि जी लाश तक हम में उठाने का नहीं है यारा, वाह वाह. लाश तक हाँ हम में उठाने का नहीं है यारा, हाँ हाँ. हमको रहबर ने सरे राहे अकीदत मारा। अल्लाह, हमारी कौम की हालत ये है, आप जारी रखिए। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। बड़ी मेहरबानी. अहमद रिजवी हाँ साहब गालिबन हमारे साथ थे और सीनियर एनालिस्ट, शायर. तो ये बात है, वाकई उन्होंने तो हमको शोरा को फिर एक सलीका है, ढंग है, वो अल्फाज को, अपने दुक्कड़े को, अल्फाज को प्रयोग कर बयान कर सकते हैं. हम तो सीधा सीधा वही बात की एक बयान ही कर सकते हैं, जिसको हम कहा जाता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान को, जिस तरह से नोच नोच के ये लोग खा रहे हैं, और हर कोई खा रहा है, जो भी इस वक्त मौजूदा सीट पे है वो, और जो गुजर गए हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप जब आए थे आपके असासे कितने थे, और जब आप रिटायर हो गए हैं तो फिर आप कहां पर. अब ये पिछले दिनों जो बाजवा साहब के असासे वो जब सामने आए एफबीआर से, तो कितने गुना वो अरबों रुपए की जायदादें उनकी बेटी, उनकी वाइफ, उनके समधी के नाम आ गई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है. बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, लूटी जाओ और खाते जाओ. जी मौसिफ भाई. बिल्कुल ऐसे ही। इसमें देखिए अवाम को लेसन लेना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोगों के शऊर में इजाफा हुआ है और लोगों को समझ में आया है कि जो मौरूसी सियासत है वो अवाम को तरक्की नहीं दे सकती। वो अपने उनका एक खानदानी वक़ार तो बरकरार रख सकती है, उनकी अपनी फैमिली को आगे चला सकती है, उन चीज़ों को, मगर अवाम के लिए वो कुछ ना चाहते हैं और ना करते हैं। मोहनजोदड़ो की तहजीब से लाड़काना की तहजीब पे मिलना दी, कमाल कर दिया, आपके सामने है, ठीक है ना? बिल्कुल सही. बिल्कुल इक्वल कर दिया कि कोई आकर जो आसार कदीमा वाले हैं वो भी भौचक्का हो जाएं कि हमन्नक रह जाएं कि इसमें से आसार कदीमा है कौन से। तो फर्क महसूस, ये हाँ सही बात है. फर्क महसूस ही ना हो। तो इन्होंने जो काम किए हैं वो तो अवाम दुश्मन है, और अवाम को समझना चाहिए। अगर अभी भी लोग नहीं समझेंगे तो सख्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि देखें जब तक लोग अपनी मुसीबत को टालने का हल दरियाफ्त नहीं करते, खुदा उनको मुसीबत से नहीं निकालता। जब वो चाहते हैं, जस्तजू करते हैं, तो खुदा उनकी मदद करता है। अगर लोग अभी भी जो है वो उसी ट्रक की जो लाइट है उसके पीछे लगे रहेंगे जो उन्हें लगाया है, तो ठीक है। फिर आज 35 रुपए और 40 रुपए की अगर रोटी खरीद रहे हैं, कल 100 रुपए की भी खरीदेंगे। फिर ये शिकवा बिल्कुल सही. किससे करें? शिकवा ना करें फिर। सही बात है. और इस दहज तक मुल्क पहुंच गया. और ये जो सिस्टम है ना, अगर जैसे हम प्रोग्राम में बात कर चुके कि इमरान खान को अगर उतारना था, या वो अपनी परफॉर्मेंस के ही साथ जो है वो अवाम के गम और गुस्से की लपेट में आते चले जा रहे थे, और अगर इलेक्शन होते तो जो उनकी परफॉर्मेंस थी अगर वो डिलीवर ना करते, या जितनी जितनी नौकरियां और जितने जितने घर उन्होंने ऐलान किए थे वो ना होते, या उससे आधे भी ना होते, तो अवाम उनसे वो पूछ रही थी. और इंतकाम यही है, जमहूरी इंतकाम यही है कि वोट के जरिए आप अपनी पसंद नापसंद को आगे बढ़ाएं. लेकिन देख लें कि इमरान खान की कुछ ऐसे ख्वाहिशात जरूर थी कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन का सिस्टम है, ईवीएम्स के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से, कि जो पर्ची का निजाम है वो शफाफ हो जाए, और पहले से ना डब्बे भरे हों पहले से ही, या अंदरों अंदर ही रात को जो गिनती है वो आज इलेक्शन हुए और 2-2 दिन तक नतीजे ही ना आए, और उसमें लेन देन हो रहा हो, मुक्का हो रहा हो. और मुझे याद आ गया, नवाज शरीफ साहब ने जब 2013 में जब इलेक्शन जीते, तो विक्ट्री स्पीच उन्होंने शाम को ही दे दी. अभी 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 उन्होंने वो पोलिंग भी पूरी नहीं हुई थी, बल्कि वो गिनती पूरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने विक्ट्री स्पीच दे दी खड़े होके कि हाँ जी बस आप हमें, मुझे इतना वो, बल्कि मैसेज भी वो दे रहे हैं कि मेरे पास इतनी अक्सरियत होनी चाहिए कि हमें कोई बैसाखियों की जरूरत ना पड़े. तो उनको वही अक्सरियत मिल भी गई, और बाद में फिर अनबन हो गई. ये आपस में शख्सियात लड़ पड़ते हैं, और हमें समझ आती है, हम पागल हो गए पनामा लीक्स पे प्रोग्राम कर करके. मुसी भाई, उस दिन वो साबिर शाकिर साहब भी थे हमारे साथ. हमने कहा हम तो चले कभी कभार, कभी रिलीजियस कर रहे होते हैं, कभी ये सियासी कर रहे होते हैं, तो आप तो वो करते थे. वो नवाज शरीफ पे केसेस मुशर्रफ दौर में जब आए थे ना, वो हाईजैकिंग का केस था और ये इस किस्म के,
تو ہم نے سمجھا کہ ہاں نواز شریف اب تو مسیحا بن کے آیا ہے کہ 2 بار پرائم منسٹر وہ بن چکا ہے، بے نظیر صاحبہ کی وہ بس شہادت ہو گئی، لیکن ہم نے لگا کہ شاید یہ اب اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ملک کے لیے کوئی خدمت کریں گے، لیکن وہ سب قربانیاں دے رہے تھے، وہ تو مریم صاحبہ وہ کے لیے غلطیاں آپ قربانیاں کے دے لیے رہے ہے تھے، نا، ہاں وہ وہ اپنے آل غلطیاں اولاد آپ کے کے لیے لیے، قربانیاں دے رہے تھے، جی وہ ہماری غلطیاں آپ غلطی کے ہے، لیے ہیں نا۔ نہیں نہیں، صحیح، وہ غلطیاں عوام کے لیے، وہ عوام کے سمجھنے کی پرابلم ہے۔ وہ تو اپنے حساب سے بالکل غلطی نہیں کر رہے تھے، تو پھوک پھوک پہ قدم رکھ رہے تھے، اور وہ جی قدم ہاں، رکھتے چلے گئے، اور آپ کے سامنے پورا پاکستان کا جتنا مال و دولت تھا وہ پاکستان سے باہر ہے۔ مطلب جس کو ہوں، جتنا ملا، جس کے جتنی قوت تھی وہ اتنا لے گیا۔ تو وہ غلطی صحیح نہیں بات، کر رہے تھے، وہ سیکھ کر آئیں گے، اور آپ کی خدمت نہ، وہ پہلے خدمت کرے، نہ ان کو وہ سیکھ کے خدمت کرنے کی جستجو رہی۔ تو مطلب یہ تو لوگوں کی غلط فہمی ہے نا۔ جی ہاں، اور دیکھیں پنجے ابھی ایک کالر تھی ہے، انہوں نے بھی موروثیت کی بات کی تھی، اور بڑی جو پارٹیاں ہیں آپ دیکھ لیں کہ اب نائب صدر بنا دیا گیا ہے مریم صاحبہ کو، تو اس میں کچھ آواز اٹھی ہے، خواجہ سعد رفیق کی کوئی آواز تھی کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب وہ اس سے الگ تو ہو ہی نہیں سکتے، اب جو نون لیگ میں ہے اور وہ سیکنڈ قیادت کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ سیکنڈ نیم سر نیم اگر اس کا شریف نہیں ہے تو وہ نہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ خاقان عباسی اگر وقتی بنا تھا یا یوسف رضا گیلانی اگر بنا تھا تو وہ ان کے منشی کے طور پہ بنا تھا، وہ ان کو بس یس سر کے نام پہ بنا تھا، پیچھے سے آرڈر جو ہیں وہ یا زرداری صاحب کے ہوتے تھے اس دور میں یا میاں صاحب کے، شہباز شریف کے۔ تو یہ ہمارا پارٹی سسٹم ہے، یہ پارٹی کا کلچر یہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں، باپ جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ ادھر اب سندھ میں صورتحال آپ نے دیکھی ہے کہ اب کراچی کے جو بلدیاتی الیکشن ہے، تھوڑا اس پہ بھی بات کر لیں کیونکہ آپ خود بھی کراچی کے ہیں، کہ کس طرح سے اب وہاں کی عوام اتنی بڑی جو ایک پاپولیشن ہے وہاں پہ کراچی میں، اگر وہاں ان کی صحیح معنوں میں گنتی نہیں ہوئی، مردم شماری دیکھنے کے، اب یہ بھی شاید ایک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ہی نہیں جب گنا جائے گا صحیح طور پہ، تو وسائل وہاں پہ کتنی بجلی چاہیے، کتنا پانی چاہیے، کتنی خوراک چاہیے، کتنی نوکریاں چاہیے، یہ تو سب تو آغاز ہی اس وقت سے ہوتا ہے نا کہ ایک گھر کے اگر 100 بندہ ہے گھر میں اور آپ راشن 5 بندوں کا لے تو باقی 95 تو بھوکے رہیں گے، تو ہم یہ نے وہ فائدہ کیا؟ انتظام ہی نہیں کرنا۔ ہاں تو کراچی میں وہ مردم شماری صحیح نہیں ہوگی، اسی پہ آواز ہو رہی ہے، تو پھر آپ دیکھ رہے کہ کیا حال ہے پھر وہاں پہ۔ مردم شماری کیوں کریں گے؟ انہوں نے جو الیکشن کرانا ہے وہ لوگوں کے لیے تھوڑی کرانے ہیں۔ جی ہاں، الیکشن جو ہونے ہیں وہ اس میں کچھ ایم کیو ایم کو حصہ ملے گا، کچھ پی ٹی آئی کو ملے گا، اور بندرباٹ ہوگی۔ دیکھیں بہت سارے جی ٹاک شوز ایسے ہیں، اس میں بیہائنڈ دا سینز آپ کے سامنے آتے ہیں کہ جب بریک ہوتی ہے تو جو آپس میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جو گیسٹ حضرات آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کنٹرول روم سے، پی سی آر سے، میڈیا پروڈکشن ہاؤسز سے لیک ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا ہے اس میں کہ سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی پالیسیز کو اور اس کو کرٹیسائز چور چور کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپس میں تالیاں مار رہے ہیں۔ تو وہ بالکل، جو دیکھیں، ایک بھائی پی ٹی آئی میں ہے، دوسرا نون میں ہے، مطلب ایسا متعدد مرتبہ ہوتا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو عوام کو سمجھنا چاہیے۔ رہے بات الیکشن کی اور یہ تمام چیزیں، ایک نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا، ایک سسٹم تبدیل نہیں ہوگا، اس سے آپ کو بہتری ملے گی نہیں کچھ بھی۔ بہت چند بالکل ان صحیح، لوگوں کو نوکریاں مل جائیں گی جو سیاسی کارکن ہیں، جس طرح سے صحیح ہے، پیپلز پارٹی نے دی ہے، جس طرح سے ایم کیو ایم نے دی ہے، جس طرح سے اور جماعت نے دی ہے۔ سیاسی کارکن جنہوں نے بہت کام کیا ہے، ان کی پرچی پہنچ جاتی ہے، ان کو گورنمنٹ جاب دے دیتے ہیں۔ ایک عام صحیح، آدمی کو آج تک بغیر رشوت کے، آپ مجھے بتا دیں، کوئی ایک چھوٹا سا چپراسی بھی کہیں پر بھرتی ہوا ہو تو سوال ہی پیدا نہیں نہیں ہوگا۔ بھائی اگلے پھر دن وہ شاید اسلام آباد پولیس میں کوئی 1600 اسامیاں تھیں پولیس مین کی، تو 1.25 لاکھ کے قریب ان کو درخواستیں تھیں آئیں، اور 36-37 ایک سٹیڈیم میں نے دیکھا کہ شاید کوئی میچ کی کوئی تصویر لگی ہے اخبار میں، تو 40,000 کے قریب درخواستیں فائنل ہوئی ہیں، اور 1600 نوکریاں تھیں یہ اسلام آباد پولیس میں، اور اس میں وہ جو ریکوائرمنٹ تھی تعلیمی، اس سے ڈبل جو لوگ ہیں بیچارے ایم ایس سی ماسٹر کیے ہوئے بچے وہ وہاں پہ موجود تھے ایک نوکری کے لیے، اسلام آباد کانسٹیبل کے لیے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور ایک اور کالر اس سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
अच्छा फरूक भाई, मैं अपने जो अवाम है ना उनकी खिदमत में उनकी पेश करता हूँ उनकी नजर। ठीक है जी, सिर्फ एक शायर। जी जी। ऐ मेरे देश के लोगों, हाँ, ऐ मेरे देश के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते? ऐ मेरे देश के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते? इतने जुर्म भी सह कर बगावत क्यों नहीं करते? सही बात, सही बात है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बस यही बात है कि वो किसी न किसी सियासतदान को एक मसीहा देखते हैं। इफ्तिखार चौधरी से देख रहे हैं, अगर ज्यादा पीछे नहीं जाते, इफ्तिखार चौधरी की बहाली की जब आई ना, तो उसमें भी लोगों ने जाने दे दी कि शायद वो हमारी अदलिया जो है वो चर्चल वाले, वो ये जो यहाँ पे अदलिया है, इस किस्म की अदलिया हो जाएगी, इंसाफ मिलेगा। जो लाखों केसेस जो पेंडिंग है, जो नीचे रीडर ही तारीखें देता है, जज जो है वो पीछे कमरों में पैसे लेके इधर उधर हो जाए, तो शायद वो हमारा इंसाफ का निजाम बेहतर होगा, तो हमारा मुल्क भी खुशहाल हो जाएगा। तो लोगों ने इफ्तिखार चौधरी की तहरीक की बहाली के लिए उन्होंने जाने तक कुर्बान की, लॉन्ग मार्च आए, तो सब कुछ उन्होंने, लेकिन वो बहाल भी हो गए। लेकिन उन्होंने जो गुल खुलाए वो हमारे सामने है कि किस तरह से फिर उन्होंने दोनों तीनों हाथों से लूटा है। और उनके बेटे के उनके इंटरव्यू चल रहे होते थे, इफ्तिखार चौधरी, इरफान चौधरी की वो जायदादों का वो उस वक्त ढंढोरा कि ये मामलात हैं, वो उन्होंने खरीदो फरोख्त में इतने घपले किए। कॉल लेते हैं एक और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब अफजाल साहब, बात यह है जी कि देखने में ये आया है कि जहाँ पर इंसानों के हाथ में इख्तियार होता है ना, जी हाँ, वहाँ पर अगर कोई बुजुर्ग खातून मुतल्लिका महकमे से टेलीफोन करके इतला दे कि उसे यहाँ से सड़क पार करने में दिक्कत होती है, सही, तो अगले दिन ही वहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉस बन जाता है, वाह वाह, बना देते हैं। सही बात है। और जहाँ पर गीदड़ों के पास इख्तियार हो, हाँ, वहां पर अगर किसी बेवा का बेटा, जवान बेटा कत्ल हो जाए दिन दिहाड़े, जी हाँ, तो वो बेचारी FIR भी नहीं कटवा सकती। सही बात, लाने का गीदड़ों पे। सही अल्लाह बात, हाफिज। सही बात है, बहुत मेहरबानी। तो यकीनन इंसाफ का निजाम, और इवन एक टेस्ट केस होना चाहिए था ना मुझसे भाई। अब साबका प्राइम मिनिस्टर, अब इसमें हम नहीं देखते कि इमरान खान तरीके इंसाफ, गोलियां लगी कि गोलियों के टुकड़े लगे, छर्रे लगे कि वो ट्रक के जो है वो लोहे की जो है उस वो फट के जर्रे लगे, लेकिन अटेम्प्ट हुआ, उनके ऊपर हमला हुआ। हमला करने वाले का आधे घंटे 40 मिनट के बाद वो बयान भी आ गया मुल्जम नवीद का। उससे पहले जो जो एक दावा इमरान खान कर रहे हैं कि वो एक जमीन हमवार की जा रही थी कि एक मजहबी जनूनी शख्स ने अटेम्प्ट करना है, और इमरान खान को तौहीन मजहब के हवाले से पीटीवी के ऊपर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई कि ये सारा कुछ है। कुछ साथियों ने वो ट्वीट भी कर दिया। तो यहाँ, और वो डीपीओ जो उन दिनों बयान दे रहे थे बीपर पे कि जी उसकी तहकीकात होंगी, अभी कल परसों एक सीसीटीवी फुटेज आई कि वही डीपीओ जो है वो अपने मोबाइल से उस मुल्जम की वो फुटेज बनवा रहा है। तो अब वो डीपीओ वहीं पे गुजरात में तैनात है। मुल्जम नवीद वो अभी भी उधर ही है, सीटीडी के हवाले है या जेल में है गालिबन। तो इस केस को तो हम कहते हैं जी बेनजीर के कातिल नहीं मिले, लियाकत अली खान के कातिल नहीं मिले, वो तो शहीद हो गए, वो अपने कैसे बता सकते हैं। लेकिन आप ये ना देखें ना, अब इमरान खान की टक्कर बन गई। उन्होंने कहा कि FIR में ये नाम होने चाहिए, और वो नाम उन लोगों के थे, या जो हाजिर सर्विस वो कहते हैं, SHO कहता है कि भाई आप वजीर आजम का नाम लिख सकते हैं, और वजीर दाखिला का भी चले हम दे देंगे, राना सनाउल्लाह का। लेकिन वो जो है ना जनरल फैसल, उसका नाम हमारे पर जलते हैं। उस वजह से उनकी FIR भी दर्ज नहीं हुई, उस वजह से ये मामला लटका हुआ है। उसकी वजह से अब बिल्कुल, अब इसका मतलब है कुछ भी नहीं होगा। तो जहां ये सूरत हाल हो, एक वजीर आजम को आप देख लें कि फांसी की सजा हो गई, जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल केस में फांसी भी दे दी गई, लेकिन एक बावर्दी शख्स के ऊपर अगर कोई FIR अगर करवाना चाह रहा है, जो उसका हक है, और FIR का मतलब यह है कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट उसने करनी है, उसके बाद तहकीकात होंगी, तो अगर वो जनरल उसमें मुलव्वस नहीं है तो बरी होगा, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन FIR दर्ज कराना भी गुनाह कबीरा है वहां पे। तो जब ये अब
یہ صورتحال ہو, मतलब ایک ताल्लुक सबका प्राइम मिनिस्टर उसके लिए तकोदो कर रहा जी हाँ, हो, जब उसकी इमरान खान पंजाब नहीं में कर रही, हुकूमत हो पंजाब में उसकी, और वो बिल्कुल जो जिसने सीसीटीवी फुटेज में वो पता चल रहा है कि वो मुल्जम नवीद को वो मोबाइल पे वो वीडियो बना के और फिर आगे उसने भेजी है, वो डीपीओ उसको कोई पेश करना, वो उसको बुलाती है जीआईटी, लेकिन डीपीओ पेश नहीं होता, वो मोबाइल अपना फराजी के लिए देता. तो ये तो टेस्ट केस है भाई. हमने अपनी गली मोहल्लों में हमारे कौन देखेगा कि कोई गरीब को किस कदर जो है वो जुल्म कर रहा सब है, या सामने है। किसी थाने में इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा. जब एक वजीर आजम साहब को नहीं मिल रहा, तो फिर हमारी सूरत-हाल देख रहे हैं हम कहां खड़े हैं. एक कॉल लेके फिर इस पे आप कमेंट्स कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. आप लाइव आ चुके थे, टीवी से ना सुनिए जी. तो इंसाफ की ये सूरत-हाल हो मूसी भाई, तो फिर देख रहे हैं कि जब नहीं है तो फिर इंसाफ मेरे नहीं है. ख्याल में कभी इंसाफ शुरू से ही नहीं था. जिस वक्त लियाकत अली खां को मारा गया, कायद आजम को रास्ते से हटाया गया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ जो कुछ हुआ वो सबको मालूम है. फिर बेनजीर भुट्टो और फिर अब इमरान खान को टारगेट किया हुआ है. तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये इंसाफ था कब? आज क्या आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, हम सवाल उठाते हैं कि क्या लियाकत अली खां के कातिल पकड़े गए? क्या चले जी, वो दौर, वो फुटेज, वो बयानात, वो यकीनन हमारे हाथ में नहीं था. उस पे तो मट्टी डालना बड़ा आसान है ना. मैं तो ये मौजूदा जो इस वक्त है, सब कुछ वो जिंदा सलामत है बंदा, या जो एक दावा कर रहा है, गलत भी कर रहा है, आवाम को तो पता चले. हाँ, ये जो लोग कहते हैं जी वे राणा सनाउल्लाह साहब जी ये ड्रामा किया है, तो ड्रामा आप साबित कर देना भाई कि वो साबित कर रहे हैं पता बस. नहीं वो फिल्म की तरह थे. जैसे फिल्म में कोई फायर करता है और वो खून भी निकल आता है, अगर तो इमरान खान ने इस तरह किया है तो हमें पता तो चले, हमें क्यों बेवकूफ ये बना तो रहा है. ड्रामा है तो ड्रामा साबित कर दें, और अगर असल ड्रामा है तो फिर साबित कर दे एफआईआर भाई, कर दें, कोई आगे तो और बढ़े असल है मामला. तो इंसाफ जी नाम हाँ. की कोई चीज लेकिन वो एक बस जी, कैसे हो सकता है बावर्दी शख्स के ऊपर एफआईआर दर्ज होना, ये तो कैसे नामुमकिन है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम. कौन कहां से हमारे साथ? शाहजमान बात कर रहा हूँ सर, गिलगित शाहजमान साहब गिलगित से. भाई जी फरमाइए भाई, कैसे शामिल होंगे? जी हम खबरें देखते हैं, अच्छा बड़े बड़े तजवीज़ सुनते हैं, जी जितना हमें इल्म के जरिए हमें जितना मालूमात हासिल होती है उससे मजीद मायूसी सही बात, महसूस हो जाता है, बिल्कुल क्योंकि सही इसका बात. कोई हल कोई नहीं बता रहा है. सही बात है, सही बात है. तो हम पहले जी जी, टीवी से ना सुने. अंग्रेज के गुलामी में थे, हाँ जी. तो लेकिन उस वक्त बल्कि हमने सुना है, देखा तो नहीं है कि बहुत इंसाफ था गरीबों के लिए, जी आम आदमी के लिए बहुत कानून की बातें होती थी. जी हाँ. आजकल जो भी हम सुनते हैं तो सारे मायूसी के. सही बात. चले शाहजमान साहब. उसका अभी कोई हल हमें समझ में नहीं आ रहा है. सही बात है, सही बात है. इसका हल क्या होगा पता नहीं. बस ये गुस्सा जो है वो इसी तरह अपना गुस्सा, इन जालिमों से गुस्सा कम से कम हम इतनी ताकत रख सकते हैं ना कि ईमान के दर्जे जैसे बताया, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में, और दिल के अलावा हम तो अब बोल सकते हैं, हमारे पास मीडिया है, चैनल है, तो इतनी सिक्कत में अपनी आवाज बुलंद करते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह जरूर सुनेगा और कोई ऐसा बंदा जरूर आएगा. लेकिन एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी की कि मुसी भाई 90s में, या जब वो एक चैनल होता था ना खबरनामा, आज वजीर आजम ने कहा कि ये हो गया, हम इतने जखायर हमारे पास बढ़ गए, और हम भी वो खबरनामा सुन के, वो जियाउल हक साहब का वो मर्द मोमिन मर्द हक वाला वो दौर था, तो हम कहते थे हाँ क्या इस्लाम का किला बन रहा है हमारा मुल्क. तो लेकिन वो बाद में पता चला वो सारा जो कल्चर, आप ये उस पर बात कर चुके, तो वो सारी जो मुंह हाथ से लगाई हुई थी गिरें, वो मुंह से खोलनी पड़ रही है आजकल, तो वो हमें बाद में पता चल रहा है. तो वो एक जो गैर जो इल्म नहीं होता था, उसमें कम से कम हमें सुख की नींद आ जाती थी कि हाँ ये सब कुछ नहीं हो रहा. जैसे जैसे अब ये सोशल मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर खबर जब दे रहा है ना, अब जो यहाँ इस नवाज शरीफ साहब के बाहर घर से, अब ये जो इनके फ्लैट्स हैं उनके बाहर से फुटेज जब हम देखते हैं कि यार
یہ فلیٹ اتنے اتنے بڑے اور اتنے مہنگے علاقے میں لندن میں، لیکن ان کے پاس یہ رسیدیں نہیں ہیں کہ یہ کہاں سے آئے، تو اور زیادہ لوگ دکھی ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ بعض اوقات آپ کو ہر چیز کا علم ہونا بھی وہ دکھ دیتا ہے، لیکن اس دکھ کا ایک علاج بھی ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کر کے اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جن اقوام جو ترقی یافتہ اقوام کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کیسے ترقی یافتہ کیا ہے، انصاف کیسے دیا ہے، ظالم کو کیسے شکنجے میں لیا ہے، اگر ہم نے ان سے ہی اگر سیکھ لیں تو یہی بڑی بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ جی کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، حاجی اقبال بول رہا ہوں سکھر پاکستان سے، علی مدد۔ جی مولا علی مدد حاجی صاحب سکھر سے، ماشاء اللہ بھائی صاحب تشریف دوں گا، جناب۔ میں 70 سال کا آدمی ہوں، میں روزانہ رات کو 1 بجے تک حافظ بالگرامی کے صاحب کا بیان سننے کے لیے انتظار کرتا ہوں۔ بالگرامی صاحب آتے نہیں ہیں ٹی وی پہ، ان کا کوئی ٹائم بتا دو۔ وہ جمعرات کو آتے ہیں، جمعرات کو حاجی صاحب آتے ہیں۔ جی ہاں جمعرات کو ایسا کون سی ٹائم پہ آتے ہیں؟ آپ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا جمعرات کو 11 بجے تک، میں 1 بجے تک جاگتا ہوں جمعرات کو۔ آپ 1:15 بجے تک کم از کم، کیونکہ یہاں حاجی صاحب یہاں پہ 8 8:15 بجے ان کی مجلس شروع ہوتی ہے، تو وہاں پہ 5 گھنٹے کا فرق ہے، تو کم از کم 1:15 بجے تک آپ ضرور دیکھیں۔ 1:15 بجے بہت زیادہ۔ جب بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، فاروق بھائی آپ کا بیڑا پار کرے، میرے کو آپ نے ایک اچھا ٹائم دے دیا۔ میں ضعیف آدمی ہوں، میں جاگ کے پھر مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا پنجتن پاک کے صدقے آپ کے بچوں میں آپ کو خوش رکھے، الہیہ مولا کربلا کے صدقے تمام خوشیاں آپ کے بچوں کو نصیب کرے۔ الہیہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پاکستان کے مطابق رات کو 1 بجے جی جی بالکل، پورے 1 بجے نہیں، کوئی 5-10 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں، خبریں وغیرہ چلتی ہیں۔ پونے 1 سے شروع ہو جاؤں گا، جب تک آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اور دیکھ لیں محبت ہے یا ایک ذکر اہل بیت وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہر شب جمعہ جمعرات کو ناظرین ہم وہ مجلس پڑھنے کے لیے آتے ہیں عابد بالگرامی صاحب، اور اس جمعرات کو انشاءاللہ ہم جشن کے ساتھ سال ثواب کا اہتمام کریں گے، تو پاکستان میں تقریباً 1:15 بجے تک آپ ہمیں دیکھ پائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ یہ ریویژن کا پروگرام ہے جی؟ جی جی اہل بیت ٹی وی پر آپ پروگرام میں شامل ہیں۔ جی میں ورلی سے بول رہا ہوں جی۔ جی جی سر بولتے جائیے، ٹی وی سے نہ سنیے، جو آپ میسج دینا چاہیں، جو بات کرنا چاہیں کیجیے۔ ٹی وی سے نہ سنیے سر، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، تو جو بھی نئے کالرز آ رہے ہیں ایک تو ویلکم ہم ان کو کریں گے، اور ان کا بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور آپ بھی بات کیجیے، کیونکہ اس میں خاموش رہنے سے آج وہ دور نہیں کہ آپ خاموش رہیں اور ظلم کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کریں۔ جو فورم آپ کے پاس ہو اپنی آواز ضرور بلند کریں۔ جی موسی بھائی۔ بالکل، اس پہ دیکھیں میڈیا کا مقصد ہی یہی ہے کہ، اور اس پہ لائیو کالز کھولنے کا مقصد کہ لوگوں کو انٹرگریٹ کیا جائے اور وہ اپنی آواز دور دراز جگہوں تک پہنچا سکیں۔ اگر نہیں مل رہا آٹا آپ کو، نہیں گیس آ رہی، تو کم از کم آپ اس پلیٹ فارم پہ بات کر سکتے ہیں۔ سر جی بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی تھی۔ جی جی حکم کریں، پہلے نام بتا دیں، جگہ کا نام بتا دیں۔ سر میں محمد اویس ملتان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ جی جی اویس صاحب، جی ہاں جی ہاں ہاں جی، سر ریکویسٹ یہ کرنی تھی جی کہ اب ہر کسی کے پاس تو لینڈ لائن اویلیبل نہیں ہوتی، صحیح، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو ویسے بھی کیا حالات ہیں۔ صحیح، تو چلیں یہ واٹس ایپ ہے ہمارے پاس، ہوتا ہے کہ چلے کال کر لی یا کوئی چیز پوچھنی ہوتی ہے، کوئی سوال، کوئی مسئلہ، صحیح، تو ہر پروگرام میں نا یہ واٹس ایپ کال اویلیبل نہیں ہوتا۔ اچھا جسٹ آپ کا پروگرام آتا ہے جس میں یہ واٹس ایپ کال ہوتی ہے، باقی لینڈ لائن نمبر ہوتے ہیں وہ یہاں سے آپ ڈائل کریں تو ایک تو آپ کو پتہ ہے پھر اس میں کاسٹلی کتنا ہوتا ہے، اور ڈائل بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ یہاں سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ مہربانی کر کے نا آپ کوشش کیا کریں کہ جو جس پروگرام میں لائیو کال ہوتی ہے انہیں کہ پلیز کوئی واٹس ایپ نمبر ساتھ دے دیا کریں، ٹھیک، کہ تاکہ صحیح ہے سر۔ آپ کی تجویز جو ہے، آپ کی تجویز جو ہے ہم پہنچا دیں گے اپنی مینجمنٹ سے، کہ تاکہ کیونکہ یہ ایک ثوابدید ہے اپنے ہوسٹ کی بھی، یا اس پروگرام کے جو پریزنٹر ہیں کہ وہ اس میں واٹس ایپ نمبر دینا چاہ رہے ہیں تو دیں،
کیونکہ اس اصل میں یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات پھر پروگرام کے علاوہ بھی جب کالز آنے شروع ہو جائیں تو بعض اوقات پھر وہ واٹس ایپ نمبر دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے. تو بات ہو رہی ہے موسی بھائی انصاف کی اور پاکستان کی جو صورتحال کہ دن بدن اس میں ابتری کی طرف، اور دوبارہ ہم وہ جو پہلی سٹوری تھی کہ جنیوا میں اربوں ڈالر کی دوبارہ امداد مل رہی ہے ان غریبوں کے لیے کہ جن کے گھر اجڑ گئے، جن کی زمینیں پانی میں ہیں. تو اب ایک خواب ہی ہے کہ اللہ کرے وہ کسی وڈیرے کے ہاتھ میں لگ جائیں کہ ہم کوئی خبر سنیں کہ ایک گھر سے اربوں روپے کی جو کرنسی ہے وہ برآمد ہوئی ہے اور وہ مال ہو وہ غریبوں کا. ممکن نہیں ہے کہ غریبوں تک انصاف کے ساتھ پہنچے، ممکن نہیں ہے. بہرحال سوئزن نہیں رکھنا چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ کوئی خدا ایسا ذریعہ بنائے جو دے رہے ہیں ان کے چیک اینڈ بیلنس کی وجہ سے کچھ معاملات ایسے ہوں جو غریبوں تک پہنچ جائیں. مگر اگر آپ فری ہینڈ دیتے ہیں اور اس طرح سے تو پھر ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں پہنچنے والا سوائے چند نمائشی تھیلوں کے جن کے ساتھ تصویریں کھچا کے دکھا دیا جائے گا. بلکہ یہ اسکینڈل دیکھیں نا کہ وہ بے نظیر جو انکم سپورٹ تھی، آپ نے دیکھا کہ اس میں بڑے بڑے نام آئے، انہوں نے سارا جو ہے خانچے لگے ہوئے ہیں جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے، غریب غربا جو ہے ان کے نام نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے رئیسوں اور وڈیروں نے اپنے اس میں کئی جو کروڑ ہیں وہ ان کے ہم نے دیکھا کہ اسکینڈل بنے تھے. تو یہ ڈر زیادہ ہمیں کھائے جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے اعتبار کیا ہے تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس ضرور ہو، یہ نہ ہو کہ تو اتنا رکھ لے تو اتنا رکھ لے تو اتنا رکھ لے. تو یہ ایسے نہ ہو جائے یہ جو بھی امداد ملی ہے. السلام علیکم. السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی شکر اللہ کا. جی شکر اللہ کا. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ سر یہ آپ کی جو فریش کٹنگ ہوئی ہے نا، میں نے کی ہوئی ہے آپ کی کٹنگ. علی بھائی ماشاء اللہ، علی بھائی مانچسٹر سے. بتائیے کٹنگ کا بھی اشتہار ہو گیا ہمارے باربر کا. جناب علی صاحب. اللہ کا کرم سر. آپ نے کیسی طبیعت؟ جی شکر اللہ کا، بڑی مہربانی سر. بڑی دیر بعد آپ سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے. جی ہاں جی ہاں. اور آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا ہوں جناب، بڑا اچھا ٹاپک آپ کا جو سیاسی امداد جو ملی ہے. جی ہاں. تو دعا کریں کہ جو کچھ بھی ملا کو غریبوں تک پہنچ جائے. یہی بات ہے، یہی بات ہے. آپ کو امید ہے علی بھائی؟ آپ کو امید ہے کہ پہنچ جائے گا؟ نا امیدی تو کفر ہوتی ہے نا، امید رکھنی چاہیے اللہ کے گھر. لیکن جن کے ہاتھوں وہ امداد پہنچانے کا ہم ایک امید کر رہے ہیں ان پہ امید کر سکتے ہیں ہم لوگوں پہ. وہ ٹھیک ہے، جو غریبوں کا مال کھاتا ہے وہ تو اس نے آخر ایک دن قبر میں بھی جانا نا. ہاں یہ ہے. اللہ انصاف ضرور کرے گا. صحیح بات ہے. جی دنیا میں تو ہم لوگ دھوکہ دہی کر سکتے ہیں نا غریبوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کر سکتے ہیں، مگر جب قبر میں جب آپ دینا وہاں تو آپ کی پوری فلم چلائی جائے گی. صحیح بات ہے. اللہ کرے ان کو اپنی قبر یاد رہے اور وہ اس قسم کے غریبوں کا مال نہ کوئی کھائے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ فرعونیت ہے. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. فرعون بنے ہوئے ہیں غریب. وہی پرانا دور آپ چلے جائیں نا، فرعون کیا کرتے تھے؟ جی ہاں جی ہاں. فرعون بھی یہی کرتے تھے کہ اپنی غریب غربا کا خیال نہیں رکھتے تھے، بس امیر ذاتوں کو نوازتے تھے. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. ادھر کو دعا کریں بلکہ ٹی وی پہ جو بھی اللہ کسی کو ہوتا ہے غریبوں کا خیال پاکستان میں جو مدد ملی ہے انشاءاللہ. خوشی تو نہیں ہوتی مدد لینا، کسی سے بھیک مانگنے کو خوشی تو نہیں ہوتی، بس لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں جی ہاں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. الہی آمین. بڑی مہربانی علی بھائی، بہت شکریہ وقت آپ نے نکالا. تو علی صاحب تھے مانچسٹر سے، اور یقیناً وہی بات کہ قبر یقیناً سب کو یاد رکھنی چاہیے، اور جو بااختیار ہے جو کسی منصب پہ ہے اس کو زیادہ پوچھ ہوگی، جس کے پاس زیادہ وسائل تو اس کو زیادہ پوچھ ہوگی. تو وائنڈ اپ کرتے ہیں موسی بھائی، کیا کہیں گے جاتے جاتے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور سویزن میں نے پہلے بھی کہا کہ سویزن نہیں رکھنا چاہیے. انشاءاللہ جو ہے وہ امداد پہنچنی چاہیے. جو لوگ دے رہے ہیں، جو ممالک دے رہے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی تو ایک میکینزم بنایا ہوگا اس کا کہ کس طرح سے اس کو آپریٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. بہرحال اب جب امداد پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی تو اس کے اوپر پھر بات کرنا بنتا ہے. ابھی سے کوئی حتمی فیصلہ ہم سنا دیں تو یہ بھی زیب نہیں دیتا. ٹریک ریکارڈ کچھ بتاتا ہے اور امید کچھ اور کہہ رہی ہے. تو انشاءاللہ لیٹس سی، آنے والے ایام اس کا فیصلہ کر دیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. بہت شکریہ موسی بھائی آپ کا. اور ناظرین، موسی بھائی فوکس اپنا پروگرام لائیں گے
और कल 4:30 बजे और मेरी आपकी मुलाकात इंशाल्लाह कल 5:30 बजे इसी प्रोग्राम में होगी। और बात यही हो रही थी कि जो मामलात हमारे पाकिस्तान के हैं, लेकिन आवाज़ हम बुलंद कर सकते हैं। मीडिया पर आप और हम मिलके कम से कम गलत को गलत कहते रहें, तो अल्लाह ज़रूर हम पे रहम करेगा और ऐसे लोगों से छुटकारा हम पाने में कामयाब ज़रूर होंगे कि जो गरीबों के नाम पे, जैसे भाई ने बताया कि फ़िरौन बने हुए हैं, आज के फ़िरौनों से किस तरह से निपटना है, तो ये जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, ये हमें इसी तरह से अपने नीचे कुछ